अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के टॉपिक को और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इनका डिफरेंस क्या होता है। इस टॉपिक को हमने डिफरेंट वीडियोस के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया है। इस वक्त ये पहला पार्ट चल रहा है। ये पूरे का पूरा टॉपिक एक वीडियो की शक्ल में आपको कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑल द वर्ब्स आर प्राइमरीली कैटेगराइज्ड एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जितने भी वर्ब्स हैं उनकी दो बेसिक फॉर्म्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। बिफोर लर्निंग अबाउट दीज वर्ब्स वी मस्ट रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जी, अगर आप ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के जो डिफरेंस है या ये क्या होते हैं इनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको पहले रिकॉल करना पड़ेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को। रिकॉल का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर वो आपने देख लिया तो इट्स ओके, वरना आप उसको भी देख सकते हैं डिटेल में। थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं इंट्रोडक्टरी लेवल पे ताकि आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब की समझ आ सके। A direct object is an object which is directly affected by the action of the verb। नाम से ज़ाहिर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के एक्शन से डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। और a direct object is an object to or for whom the action is done or something is given। हाँ जी, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके लिए कोई एक्शन परफॉर्म किया गया है या जिससे कोई चीज़ दी गई है। आप कह सकते हैं कि फिक्रे को बनाने की वजह जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसी के लिए एक्शन किया जा रहा है। विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली, ये सिंपली आप कह सकते हैं डायरेक्ट वर्ब इज अ वर्ब विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली। सो अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजली द नेम ऑफ समथिंग। एंड ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो यूजली फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम किसी न किसी चीज़ का नाम होगा। वो चीज़ जो है जानदार भी हो सकती है और बेजान भी हो सकती है। टू आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी मस्ट फॉलो द सिंपल रूल। हाँ जी, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे इनको। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन का एक सिंपल सा रूल है, वो जहन में बैठा लें। पूरी ज़िंदगी दोबारा कभी आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये क्या होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट द रिमूवल ऑफ विच लीव्स द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मीनिंगलेस। किसी भी सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है कि अगर आप उसको सेंटेंस के अंदर से रिमूव कर दें कि तो जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई मानी, कोई मफहूम, कोई जवाब नहीं रहेगा। जैसा कि अभी हम एग्जांपल में देखते हैं, निदा सेंड टू रेहान, निदा ने रेहान को भेजा। अब इसका कोई मीनिंग बन रहा है, इसका कोई मीनिंग, कोई सेंस नहीं बन रही। बिकॉज नो मीनिंग, बिकॉज देयर इज नो आइडिया दैट व्हाट इज सेंड टू रेहान। रेहान को निदा ने भेजा, भाई क्या भेजा आपको कोई पता नहीं चला। तो इट मीन्स के यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रही सेंटेंस की। नेक्स्ट देखें, निदा सेंड सम बुक्स टू रेहान, निदा ने रेहान को कुछ किताबें भेजी। अब ये बड़ा मीनिंगफुल सेंटेंस है, क्लियर है, बड़ी आइडिया इसका। एक और सेंटेंस देखें, निदा सेंड सम बुक्स, निदा ने किताबें भेजी। किसको भेजी ये मैं नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको सेंस इसकी क्लियर है कि निदा ने किताबें भेजी हैं। अगली इन्फॉर्मेशन अगले सेंटेंस में आ जाएगी, ये हम जानना ही नहीं चाहते। तो अब इसका मतलब जो पहला सेंटेंस है मीनिंगलेस है, नीचे वाले दोनों सेंटेंस जो हैं वो मीनिंगफुल है। अब आपने गौर करना है, ऊपर वाला जो पहला सेंटेंस है उसमें हमने किसको नहीं ऐड किया, बुक को नहीं ऐड किया। नीचे वाले सेंटेंस में हमने बुक को ऐड किया लेकिन रेहान को ऐड नहीं किया। दरमियान वाले में बुक और रेहान दोनों को ऐड किया। अब बेसिकली ये दोनों ही क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, रेहान और बुक। तो ये जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था मैंने रिमूवल वाला आपको बताया था, अब देख लें वो वाला ऑब्जेक्ट जिसको रिमूव करने से सेंटेंस मीनिंगलेस हो गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसको रिमूव करने से सेंटेंस जो है वो मीनिंगलेस नहीं हुआ यानी कुछ ना कुछ मानी वो आपको दे रहा है, तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है। इन द अबव सेंटेंसेस सेंट्रल सेंटेंस, ये दरमियान वाला, कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच इफ द ऑब्जेक्ट बुक इज रिमूव्ड इट लीव्स द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मीनिंगलेस एज कैन बी सीन इन द फर्स्ट सेंटेंस। हाँ जी, इसमें से अगर आप बुक रिमूव कर देंगे तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा, जैसे कि ये पहले सेंटेंस में आपको बता दिए। Or when the object Rehan is removed from the sentence, the remaining sentence retains the meaning of to greater extent। और अगर आप रिहान को रिमूव कर देते हैं तो जो बाकी बच जाता है सेंटेंस वो काफ़ी हद तक आपको टू ग्रेटर एक्सटेंट वो मीनिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो दस वी कैन से दैट आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जी, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट दैट इज इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। नाम से ज़ाहिर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो डायरेक्टली एक्शन रिसीव करे वर्ब का या डायरेक्टली अफेक्टेड बाय वर्ब। इनडायरेक्ट वर्ब ये वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जो इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय वर्ब, यानी इनडायरेक्टली वो एक्शन रिसीव कर रहा है वर्ब का, डायरेक्ट नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। और
तो इसकी सिंपल डेफिनेशन भी है, आइडेंटिफिकेशन भी है। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट द रिमूवल ऑफ विच लीव्स द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मीनिंगफुल। यानी अगर आप उसको सेंटेंस में से रिमूव भी कर देंगे, बाकी सेंटेंस का मीनिंग जो कुछ ना चेंज ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा मीनिंगफुली। तो लिहाजा वो क्या है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी जिसके बगैर काम चल सकता है वो इनडायरेक्ट है, जिसके बगैर काम बिल्कुल नहीं चल सकता वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर काम क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि भाई सेंटेंस बनाने की वजह है वो, उसी की वजह से हमें सेंटेंस बनाना पड़ा है, क्योंकि एक्शन उसी पे हो रहा है, उसी के लिए एक्शन हो रहा है, उसी को कोई चीज़ दी जा रही है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट a direct object is a primary object which is the primary reason of making a sentence। हाँ जी, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राइमरी ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस को बनाने की वजह ही वो है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो चुका होगा इसकी टॉपिक। इसमें अगर आप मजीद डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो इसकी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब को समझने की तरफ, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा वही चल रहा है। तो ये पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में फिर हम आगे इसको देखते हैं कि ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के टॉपिक को, और इसलिए में ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम मेन डिफरेंस समझेंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब। जी, तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको एक सेंटेंस के अंदर एक कंप्लीट मैसेज को कन्वे करने के लिए अपने साथ एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। यानी ऑब्जेक्ट के बगैर जो है ये कंप्लीट मैसेज कन्वे नहीं कर सकता। आपको वैसे भी पता है कि बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड हम ऑब्जेक्ट ही लिखा होता है। तो ऑब्जेक्ट के बगैर जिसका काम ना चले वो ट्रांजिटिव वर्ब है। Such verbs are followed by nouns or pronouns to show action on someone or something। जी, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं कि इनके आखिर में कोई ना कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, इसलिए ताकि किसी एक्शन को एक्सप्रेस किया जाए। तो यही नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। जो हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा और वो किसी चीज़ का नाम होगा। These nouns or pronouns are called objects। एन ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हाँ जी, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये हमने इससे जो पहला पार्ट है उसमें हमने यही चीज़ देखी है। और एज शोन इन द प्रीवियस डिस्कशन, ट्रांजिटिव वर्ब में आल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज। तो ये तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई है, तो ये आपके समझने के लिए है। तो इसमें एक और तरीके से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट्स अ वर्ब दैट इंडिकेट्स एन एक्शन व्हिच पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। जी, तो ये वर्ब है जो किसी ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है, एक्सप्रेस करता है, जिसमें वो एक्शन जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास हो रहा है। अब सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन, और जो ऑब्जेक्ट वो क्या है? वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, को एक्शन को, सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव कर रहा है। जी, इसमें अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, निदा सेंट सम बुक्स टू रेहान। निदा ने रेहान को कुछ बुक्स भेजी। अब इस सेंटेंस के अंदर सेंट क्या है जी? ट्रांजिटिव वर्ब है। बुक्स क्या है जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और रेहान इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस अगर हम देखें, निदा सेंट, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। ठीक है, अब ऊपर भी वर्ब सेंट है, नीचे भी सेंट है। ऊपर वाले का मीनिंग बन रहा है, नीचे वाले का मीनिंग नहीं बन रहा। वजह, द लोअर सेंटेंस exhibits that the verb sent gives no meaning without the object books। जी, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है बुक, इसके बगैर जो आपका वर्ब है ना जी सेंट, ये किसी किस्म का कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा। इट मीन्स दैट द वर्ब सेंट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। यानी जो वर्ब सेंट है, चूंकि वो ऑब्जेक्ट के बगैर कोई मीनिंग नहीं दे रहा, तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बगैर कोई मीनिंग ना दे वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसको एक मरतबा से फिर देख लेते हैं। देखें जी, यहाँ पे पहले बुक्स था, तो सेंट जो है वो उसका मीनिंग बड़ा क्लियर था, वो मैसेज दे रहा था, पूरा आपको समझ आ रही थी। लेकिन यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो क्या हुआ? अब कोई मैसेज कन्वे नहीं हो रहा वर्ब सेंट से, तो लिहाजा ये क्या है? ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करूं तो ये इसके उल्ट होगा, क्योंकि डिफरेंस है। तो इसमें इसके ये उल्ट जो काम होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब करेगा। जैसा कि अ वर्ब दैट डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब। जी, ऐसा वर्ब जिसको अपना कंप्लीट मैसेज कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। An intransitive verb takes only a subject to complete the sentence। जी, सिर्फ सब्जेक्ट होगा, यानी जो डूअर ऑफ द एक्शन होगा उसी से बात बन जाएगी। रिसीवर ऑफ द एक्शन यानी ऑब्जेक्ट की
ज़रूरत हमें नहीं है। जैसे कि निदा वेप्ट बिटरली, निदा जो है वो बड़े बुरे तरीके से रोई, तो उसमें बुरे तरीके से मतलब है कि बहुत ज़्यादा बड़ी शिद्दत के साथ रोना, बिटरली का मतलब है। नो ऑब्जेक्ट, बिटरली इज एन एडवर्ब। जी, अब यहाँ पे बिटरली जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है, ये बेसिकली वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। तो लिहाजा इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मीनिंग भी आपका क्लियर है ऑब्जेक्ट के बगैर। नेक्स्ट देखें, नवीद रैन, रैन नवीद दौड़ा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। निदा सेंट, अच्छा अब नवीद वाला जो सेंटेंस है उसमें भी मीनिंग क्लियर है ऑब्जेक्ट के बगैर। आगे देखें ये निदा सेंट, जैसे ऊपर देखा, अब यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं आ रहा, वहां पे सिर्फ ऊपर नवीद रैन के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब से सारा कुछ क्लियर है आपको, नवीद दौड़ा है जी, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब से बात क्लियर नहीं हो रही, नो मीनिंग, बिकॉज उसकी वजह यह कि जो सेंड है ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। अच्छा नेक्स्ट है इन ट्रांसिटिव वर्ब में आल्सो बी एक्सप्लेन इन एन अदर वे, जैसे कि हमने ऊपर इन ट्रांसिटिव वर्ब को भी कहा था, ट्रांसिटिव वर्ब को भी कहा था। इट इज अ वर्ब दैट इंडिकेट्स एन एक्शन व्हिच डजंट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, जी, और विच एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ बीइंग। जी, तो इसमें एक्शन जो है वो आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं होता, ठीक है, यानी आपको रिसीवर ऑफ एक्शन की जरूरत नहीं। इसके अलावा जो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है उसके बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि ये स्टेट और बीइंग को एक्सप्रेस करता है, स्टेट को या बीइंग को, यानी किसी हालत को या होने को। अभी एग्जांपल देखें तो क्लियर हो जाएगा। आलिया वेप्ट बिटरली, अब यहाँ पे एक्शन है। फोजिया स्लीप्स, फोजिया सोती है, तो अब ये क्या है, स्लीप क्या है, ये स्टेट है, यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा, बेसिकली सोने की हालत एक्सप्लेन की जा रही है। देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस ड्रेस, इस ड्रेस में एक मसला है। अब यहाँ पे जो वो आपका इज है ये एक होने को एक्सप्रेस कर रहा है कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मौजूद है। तो इट मीन जो आपका ट्रांसिटिव वर्ब है ये मेनली आपके एक्शन को एक्सप्रेस करता है लेकिन साथ में ऑब्जेक्ट लेता है। जो इंट्रांसिटिव वर्ब है उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसकी एक और पहचान भी है कि ये जो स्टेट और बीइंग जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब से एक्सप्रेस होती है। एक नोट है जी, इंट्रांसिटिव वर्ब शोइंग बीइंग टेक द सेम केस आफ्टर देम एज बिफोर देम। जी, जब आप इंट्रांसिटिव वर्ब को यूज कर रहे हैं तो फिर केस फॉर्म जो है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होनी। तो अगर हम काइंड्स की बात करें, काइंड्स ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब, तो इसकी दो काइंड्स हैं ट्रांसिटिव वर्ब की, यानी इन ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव का डिफरेंस हमने देखा है। अभी हम बात करें ट्रांसिटिव वर्ब की, इसकी काइंड है जी मोनो ट्रांसिटिव वर्ब एंड डाई ट्रांसिटिव वर्ब, जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 के अंदर। व्यूअर्स हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी 3rd वीडियो है जिसके अंदर हम ट्रांसिटिव वर्ब की काइंड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जी, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बेस पे हम ट्रांसिटिव वर्ब को डिवाइड करते हैं। 2 ग्रुप्स में कौन कौन से हैं, मोनो ट्रांसिटिव वर्ब एंड डाई ट्रांसिटिव वर्ब। तो नाम से ही ज़ाहिर है, मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब 2 होते हैं। जो एक ऑब्जेक्ट लेता है ट्रांसिटिव वर्ब वो मोनो ट्रांसिटिव वर्ब होता है, जो 2 लेता है वो डाई ट्रांसिटिव वर्ब होता है। A transitive verb that takes only one object is called a monotransitive verb. Monotransitive verb always take direct object. हाँ जी, monotransitive verb नहीं, जब एक ऑब्जेक्ट लेना है तो वो फिर डायरेक्ट ही होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर अब आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नहीं पता तो इसी वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लें, उसके अंदर बताया। इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो भी, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया। तो अब इसमें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लेगा ट्रांसिटिव वर्ब। अगर एग्जांपल्स में जाएं तो बहुत सारे वर्ब्स हैं, जैसे कि ओपन है, नीड है, एंजॉय वगैरह। अब यहाँ पे देखें, ही ओपन द डोर, ही नीड्स मनी, वी एंजॉयड वॉचिंग मूवी। अब यहाँ पे डोर है, मनी है, मूवी है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, तो इसका मतलब है मैसेज पूरा कन्वे हो रहा है तब जब ये ऑब्जेक्ट है। अगर आप इन ऑब्जेक्ट को हटा दें, ही ओपन, शी नीड्स, वी एंजॉयड वॉचिंग, तो मैसेज क्लियर नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं और एक ही लेते हैं। अब 2 ऑब्जेक्ट्स नहीं, तमाम सेंटेंसेस में एक ही ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे जी, डाई ट्रांसिटिव वर्ब, a transitive verb that takes 2 objects। अब जब 2 की बात कर रहे हैं तो आपको पता है ऑब्जेक्ट 2 ही होंगे, एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। It's called a ditransitive verb. Ditransitive verb includes, अब ये एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे being, tell, buy, ask, pay, give, offer, make, promise, lend, refuse, sell, write, teach, show, get, send, etc.
तो इसमें अब एक नोट है, द सेंटेंसेस विच with ditransitive verbs may be meaningful with one object only, but two objects are required for complete meaning of the sentence. जी देखिए, एक सेंटेंस जो होता है ना, वो एक मैसेज होता है पूरा। मैसेज क्या चीज़ होती है? एक पूरे का पूरा थीम होता है, एक आइडिया होता है, और जो कि अंडरस्टैंडेबल होता है, यानी पूरे का पूरा कंप्लीट हो हर हवाले से। आधा अधूरा जो मैसेज होता है वो मैसेज नहीं होता, वो कम्युनिकेशन के रूल्स के खिलाफ है। तो बात यह है कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेला यूज़ कर देंगे, ठीक है, तो भी हो सकता है कि मीनिंग हो, मतलब कुछ सेंस बन रही हो, लेकिन मैसेज पूरा कन्वे नहीं होगा। तो मैसेज पूरा कन्वे नहीं हो रहा, इसका मतलब है सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट है। तो लिहाजा मैसेज जो है वो पूरा कन्वे तभी होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं, ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा, सेंस बन रही है, लेकिन मैसेज पूरा कन्वे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको नो आइडिया टू होम द लेटर वाज रिटन। अब आपको पता नहीं चल रहा कि लेटर लिखा है, किसको लिखा है। ठीक है, बात तो तब क्लियर होगी ना जब ये भी बताया जाएगा कि मैसेज अहमद ने को लिखा गया। जैसे ही रोट अ लेटर टू अहमद, अब यहाँ पे लेटर क्या है, आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अहमद जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब लेटर भी है और अहमद भी है, तो मैसेज पूरा कन्वे हो रहा है। यानी एक ऑब्जेक्ट से मैसेज पूरा कन्वे नहीं होता। नो डाउट सेंटेंस की सेंस बन रही है, लेकिन मैसेज कन्वे नहीं होगा। मैसेज पूरा कब कन्वे होगा? जब साथ में दूसरा ऑब्जेक्ट लगेगा। ये लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी टोल्ड आसफ, उसने आसफ को बताया। भाई क्या बताया? अब सेंस ही सेंटेंस की भी बात रही है, लेकिन मैसेज कोई कन्वे नहीं हो रहा, कोई आइडिया नहीं मिल रहा क्या बताया गया। व्हाट टोल्ड? शी टोल्ड आसिफ अ स्टोरी, उसने आसफ को एक स्टोरी बताई। ठीक है, स्टोरी सुनाई। तो यहाँ पे आप ये आपका टोल्ड जो है, स्टोरी जो है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और आसिफ जो है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जब ऑब्जेक्ट हाथ में हैं तो फिर जो है बात पूरी की पूरी क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब है ये आपका टेल है या आपका राइट है, ये ऐसे जो है आपके वर्ब्स हैं जो साथ में दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो बात जो है कंप्लीट हो रही है। और इस तरह के हम वर्ब्स को क्या कहते हैं? डाइट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अभी बस हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट को, और इस सिलसिले में ये हमारी 4th वीडियो है जिसके अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लिंकिंग वर्ब होता है ये इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज होता है या नहीं यूज होता। अगर आप इस वीडियो को ठीक तरह से समझना चाहते हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब होते क्या हैं। ये 4th पार्ट चल रहा है, तो आप पहले वाले पार्ट देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जी। A linking verb may or may not be considered as a proper intransitive verb, यानी may or may not। linking verb एक ऐसा verb है जिसे हम intransitive verb consider भी कर सकते हैं और हम इन्हें consider नहीं भी करते हैं। वजह, they are considered so because they provide the complete meaning without the use of object। जी, ये ऑब्जेक्ट के बगैर भी कंप्लीट मीनिंग जो है वो कन्वे करने की सलाहियत रखते हैं, तो इसलिए हम इनको इंट्रांसिटिव वर्ब भी कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इनके साथ ऑब्जेक्ट भी होता है, तो इसलिए फिर ऐसी सिचुएशन में हम इनको इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं कह सकते। टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वी नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकिंग वर्ब। जी, थोड़ा सा लिंकिंग वर्ब को देख लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है। A verb that joins a subject to subject complement is called a linking verb। ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ता है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। नाम से भी ज़ाहिर है, लिंक यानी कि जोड़ना या राब्ता कायम करना। A subject complement may be a noun or adjective which describes or identifies the subject। जी, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये कोई नाउन हो सकता है या कोई एडजेक्टिव हो सकता है, और ये क्या कर रहा होता है? ये सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब, यानी सब्जेक्ट की मजीद जो है डिस्क्रिप्शन हो रही होती है किसी नाउन से या किसी एडजेक्टिव से जो कि वर्ब के बाद आ रहे होते हैं। तो ऐसे नाउन या एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। द कॉमन लिंकिंग वर्ब्स इन इंग्लिश इंक्लूड, जी, तो कॉमन इंग्लिश जो है हमारे लिंकिंग वर्ब जो इंग्लिश में हमें जिनसे रोज़मर्रा जो है हमारा वास्ता पड़ता रहा, तो उसमें एम, इज, और, वाज, वर, सीम, लुक, फील, अपीयर, टेस्ट, become, sound, turn, grow, smell, lie, make, go, stay and remain etc. और भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन यही है जी। अब इनमें एग्जांपल्स हम देखते हैं। शी इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। नवीद बिकेम एन इंजीनियर, नवीद जो है इंजीनियर बन गया। फौजिया लुक सैड, फौजिया बड़ी गमगीन नज़र आ रही है। अली पेट काम, बड़ा पुरस्कून नज़र आ रहा है अली। शी सीम्स ब्यूटीफुल, बड़ा खूबसूरत नज़र आती है। अब यहाँ पे देखें
इनमें जो वर्ब है इज, बिकेम, लुक्स, अपीयर्ड, सीन, ये वर्ब हैं जिनके साथ ग्रीन इनमें जो अंडरलाइन किए गए हैं। इनके आगे जो वर्ड्स आ रहे हैं इन पे गौर करें, ऑब्जेक्ट नहीं है। शी इज आ डॉक्टर, आ डॉक्टर बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है शी को, उसकी हालत को बयान कर रहा है कि वो डॉक्टर है। इसी तरह एन इंजीनियर भी नवीद को एक्सप्लेन कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है नवीद का। सैड फौजिया को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो गमगीन है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं। इसी तरह काम भी अली को डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को, ब्यूटीफुल भी शी को कर रहा है। तो ये सारे वर्ड्स, अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, सैड, काम, ब्यूटीफुल, ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और आप गौर से देखें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं? ये सब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे मीनिंग भी क्लियर है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो लिहाजा हम इन्हें कह सकते हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि ऐसा वर्ब जो बगैर ऑब्जेक्ट के कंप्लीट मैसेज कन्वे करता है उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो मैसेज तो भरपूर तरीके से कन्वे हो रहा है। So it is clear from the above sentences that no object is involved in the above sentences, so we call them as intransitive verb. Look also, she is a doctor at Saint Mary Hospital. अब यही she is a doctor के आगे भी बात जा रही है। At Saint Mary Hospital में वो डॉक्टर है। अब ये जो Saint Mary Hospital है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं as an object is involved in the above sentence, so linking verb are sometimes not considered as proper intransitive verb. यानी हम इनको हैं तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब ही फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये होने को और स्टेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बीइंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हें प्रॉपर इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं कहते, क्योंकि बाद औक़ात इनके मैसेज को कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। तो लिहाजा इन शॉर्ट ये है कि लिंकिंग वर्ब जो हैं इनका बिहेवियर ज़्यादातर वो इंट्रांसिटिव वर्ब जैसा ही है, लेकिन हम इनको प्रॉपर इंट्रांसिटिव वर्ब इसलिए नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट का यूज भी करते हैं बाज़ औक़ात कंप्लीट मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो लिहाजा इन शॉर्ट अ लिंकिंग वर्ब मे आर मे नॉट बी प्रॉपर इंट्रांसिटिव वर्ब। हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी 5th वीडियो है, पार्ट 5 है, जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक वर्ब का रिफ्लेक्सिव यूज़ क्या होता है। तो ऐसे वर्ब जो रिफ्लेक्सिवली यूज़ होते हैं उन्हें हम प्योर इंट्रांसिटिव वर्ब भी कहते हैं। अब आपको ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब का नहीं पता तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा यानी इसके जो पहले वाले पार्ट्स देखेंगे इस वीडियो को तो आपको क्लियर हो जाएगा जी। When in a sentence subject and object both refer to the same person, the verb used in such a sentence is regarded as verb used reflexively or reflexive verb। जी, जब एक ही सेंटेंस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो एक ही पर्सन को रिफर कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वो एक ही चीज़ या एक ही पर्सन को रिफर कर रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में जो वर्ब यूज होता है उसे रिफ्लेक्सिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे कि अली हिट हिमसेल्फ। अब यहाँ पे अली क्या है? सब्जेक्ट है, और हिमसेल्फ क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिफर टू द सेम पर्सन, यानी यहाँ पे जो अली है जो सब्जेक्ट है वो भी अली को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हिमसेल्फ है जो ऑब्जेक्ट है वो भी अली को ही रिफर कर रहा है। तो लिहाजा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्योंकि एक ही चीज़ है कि फ़र्द बन रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है वो रिफ्लेक्सिव वर्ब है। Is there, if as there is no separate object in sentences like above, so such verbs may be regarded as intransitive when used reflexively। जी, तो जब ये वर्ब रिफ्लेक्सिवली यूज होंगे तो तब हम इनको इंट्रांसिटिव कहेंगे, वरना अगर ये रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं हो रहे तो फिर ये जो है वो आप कह सकते हैं कि वो ट्रांसिटिव होंगे, ठीक है ना, वो इंट्रांसिटिव नहीं होंगे। इंट्रांसिटिव इन्होंने तभी होना जब इनके रिफ्लेक्सिवली हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, तो लिहाजा वर्ब जो है यहाँ पे ये इंट्रांसिटिव है, क्योंकि कुछ सेपरेट ऑब्जेक्ट अलहदा से नहीं आ रहा। एक होता है ना, आप ट्रांसिटिव तब कहेंगे ना कि एक सेपरेट ऑब्जेक्ट अलहदा से आ रहा है। अब बेसिकली एक ही फर्द है, वो सब्जेक्ट भी है वो ऑब्जेक्ट भी है। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं सब्जेक्ट अपने ऊपर ही कोई एक्शन कर रहा है, ठीक है, तो यानी वो अपने एक्शन को खुद ही रिसीव कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे कोई सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांसिटिव है। Next है what there is a sentence structure in which verb is used reflexively but object is not expressed। अब यहाँ पे verb reflexively यूज हुआ है लेकिन ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस भी हो रहा है। नो डाउट हिमसेल्फ जो है आप कह सकते हैं कि एक सेपरेट अलग से ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ना, एक्सप्रेस हुआ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी भी हैं कि वर्ब उनमें रिफ्लेक्सिवली यूज हो रहा है,
और ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस भी नहीं हो रहा, जैसा कि प्लीज कीप साइलेंस। अब यहाँ पे वर्ब है लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो आप कह सकते हैं प्लीज कीप साइलेंस। बेसिकली इंप्लाई कर रहा है, इसका जो इंप्लाइड मीनिंग वो बन रहा है प्लीज कीप योर सेल्फ साइलेंस। तो योर सेल्फ जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इंप्लाइड मीनिंग यही बन रहा है। इसी तरह विद दीज रिमार्क्स आलिया टर्न टू द डोर। अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो इसका अगर इंप्लाइड मीनिंग देखें, एक्चुअल जो इसकी सेंस बनी है वो ये बनी है विद दीज रिमार्क्स आलिया टर्न हर सेल्फ टू द डोर। तो हर सेल्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दीज प्लेयर्स फीड मेनली ऑन व्हीट। अब यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा, लेकिन इसकी सेंस में जाएं, दीज प्लेयर्स फीड देमसेल्फ मेनली ऑन व्हीट। तो देमसेल्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा यहाँ पे नो डाउट आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये वाले वर्ब जो हैं ये भी आपके रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं, रिफ्लेक्सिव वे में यूज हो रहे हैं, तो लिहाजा ये भी आपके इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। व्हेन सच रिफ्लेक्सिव वर्ब्स आर यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिफ्लेक्सिव फोर्स, ठीक है, दे आर रिगार्डेड एज प्योर इंट्रांसिटिव वर्ब। अब ये आपको बिल्कुल ये नहीं आप कह सकते कि ये प्योर इंट्रांसिटिव वर्ब है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है, सॉरी सेंस में है, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर आपको नजर नहीं आ रहा बिल्कुल, तो लिहाजा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव फोर्स नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मतलब अली हिट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही मारा, यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं, यानी खुद वाला लफ्ज नहीं यूज हो रहा, हिमसेल्फ हरसेल्फ नजर नहीं आ रहा, रिफ्लेक्सिव फोर्स नहीं है, तो लेकिन यूज ये रिफ्लेक्सिव वे में हुए। और यहाँ पे चूंकि कोई आपको ऑब्जेक्ट भी नजर नहीं आ रहा सेपरेट से, तो लिहाजा क्या है, ये दे आर रिगार्डेड एज प्योर इंट्रांसिटिव वर्ब। व्यूअर्स हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को, और इस सिलसिले में ये हमारी 6th वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप एक ही वर्ब को किस तरह से ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली जो है यूज कर सकते हैं। बेसिकली ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। देयर आर मैनी वर्ब्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जी बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो कि ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी यूज हो जाते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी यूज हो सकते हैं। सो इट्स बेटर टू यूज वर्ब यूज ट्रांजिटिवली आर इंट्रांजिटिवली इंस्टेड ऑफ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। जी हम अक्सर ही ये ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर के लिए हम कहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब, तो ये एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि एक ही वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। तो लिहाजा हम किसी भी वर्ब को इस तरह से स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो ट्रांजिटिव ही है या वो इंट्रांजिटिव ही है। तो बेटर ये है कि अगर हम इस तरह से कहें कि ये वर्ब जो है ट्रांजिटिवली यूज हो रहा है या ये वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज हो रहा है, तो अभी आगे देखेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कुछ ऐसे वर्ब जो ट्रांजिटिवली यूज होते हैं, फिर कुछ ऐसे वर्ब जो ओनली इंट्रांजिटिवली यूज होते हैं, फिर एंड पे देखेंगे वो कैसे वर्ब्स हैं, कौन से वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिवली दोनों तरह से यूज होते हैं, और उनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। फ्यू वर्ड्स कैन बी यूज्ड ओनली ट्रांजिटिवली एज लव, हेट, एक्सपेक्ट, ब्रिंग, रिक्वायर, रिक्वेस्ट, सीक, डिजायर, क्वेश्चन, डिमांड, ऑर्डर, और भी इस तरह के हो सकते हैं। अब ये वो वर्ब हैं कि ऑब्जेक्ट के बगैर जो है ये अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाते कंप्लीट, तो लिहाजा ट्रांजिटिव वर्ब है। तो कुछ वर्ब्स हैं वर्ब यूज्ड ओनली intransitively. Few words can be used only intransitively as care, fall, die, come, rise, go, lie, occur, sleep. जी ये ऐसे वर्ब्स हैं, ये बगैर ऑब्जेक्ट के भी यूज हो सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं these are the words which can be used जो है ओनली intransitively। जी इनको वो ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं है, यानी ये आप कह सकते हैं कि intransitively ही यूज होंगे, ट्रांजिटिव यूज नहीं इनका। There are the words which express actions that cannot be done by anything, done to anything. That's why these cannot be used transitively. हाँ जी, ये बेसिकली वर्ब्स ऐसे हैं जो किसी और के साथ नहीं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ आप इनको परफॉर्म नहीं कर सकते, किसी और के साथ आप ये नहीं कर सकते। दूसरे लफ्जों में ये ऐसे वर्ब हैं जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ एक्शन को पास नहीं करते हैं, लिहाजा इनके लिए एक्शन रिसीवर नहीं चाहिए। बेसिकली ये स्टेट होते हैं या बीइंग किसी हालत को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो लिहाजा ये ऑब्जेक्ट जो है ये इनको नहीं चाहिए होता, तो लिहाजा ये इंट्रांजिटिवली यूज होते हैं। अच्छा यहाँ पे एक सेंटेंस देखें, अली गोज टू स्कूल। अब स्टूडेंट कंफ्यूजन यहाँ पे होती है, अब वो ये समझ लेते हैं कि स्कूल जो जा रहा है तो स्कूल एक्चुअल में क्या है जी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इन अबाउट सेंटेंस फ्रेज टू स्कूल, अब ये स्कूल एक्चुअल में कोई अकेला वर्ड नहीं है, टू के साथ मिलकर ये फ्रेज बन रहा है, टू स्कूल। डू नॉट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, रेदर इट एक्ट्स एज एन एडवर्ब।
डिस्क्राइबिंग वेयर अली गोज। तो लिहाजा ये जो टू स्कूल है ये एडवर्बियल फ्रेज के तौर पे यूज हो रहा है, जो एक्चुअल में एक्सप्लेन कर रहा है, वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है कि अली जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लिहाजा जो गो है ये भी आपका क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा जी, अच्छा अब कुछ स्टूडेंट्स जो है जिनको ये पता ही नहीं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो उनको तो ये कोई खास समझ नहीं आएगी। इसके पहले पार्ट्स आप देखें, पहले समझिए कि टॉपिक है क्या। तो अगर पता है तो इट्स ओके। इसके अलावा अगर किसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नहीं पता, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नहीं पता, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, फिर ही आपको टॉपिक ठीक तरह से समझ आएगा। तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप इन सब रेलेवेंट वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा जी, वर्ब्स यूज्ड बोथ ट्रांसिटिवली एंड इनट्रांसिटिवली। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं, ये सॉरी मैं भी गलत कह रहा हूँ, ट्रांसिटिवली भी यूज होते हैं और इनट्रांसिटिवली भी यूज होते हैं। देयर आर मेनी वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड बोथ ट्रांसिटिवली एंड इनट्रांसिटिवली, लाइक सिंग, बर्न, रिंग, फ्लाई, सेल, स्टॉप, सिंग, फाइट, फील, स्पीक, किक, एटसेट्रा। तो अभी इनका सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं तो आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये ट्रांसिटिव यूज भी है इनका और इनट्रांसिटिव यूज भी है। नादिया स्पोक द ट्रूथ, नादिया ने सच बोला। अब स्पोक क्या है, ये वर्ब है, और ट्रूथ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा यहाँ पे ये ट्रांसिटिव यूज है वर्ब का। लेकिन इसी वर्ब को इस सेंटेंस में यूज होता देखें, नादिया स्पोक प्राउडली, नादिया बोली फखर से। अब प्राउडली क्या है, ये एडवर्ब है, तो लिहाजा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर जो आपका स्पोक है ये इंट्रांसिटिव वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। तो इट मीन्स कि वर्ब एक ही है स्पीक, यहाँ पे ट्रांसिटिवली यूज हो रहा है, उधर वो इंट्रांसिटिवली। अगले भी ऐसे ही, अली प्लीज रिंग द बेल, बेल ऑब्जेक्ट है, लिहाजा रिंग क्या है, ट्रांसिटिव है। द बेल रैंग सॉफ्टली, अब ये स्टेट बयान कर रही है वर्ब की, सॉफ्टली, तो ये एडवर्ब है, तो लिहाजा वहां यहाँ पे रिंग जो है ये क्या है, ट्रांसिटिव, और वहां पे इंट्रांसिटिव। नेक्स्ट देखें, द डंकी किक द लॉयन, लॉयन क्या है यहाँ पे, ये आपका वो ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा किक जो है यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पे यूज हो रही है। दिस डंकी नेवर किक्स, ये जो डंकी है कभी भी ये जो है हिट नहीं मारता, किक नहीं मारता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो उसकी हालत बयान की जा रही है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो एक्शन रिसीव कर रहा है किक होने का। यहाँ पे लाइन किक का एक्शन रिसीव कर रहा है, सब्जेक्ट का एक्शन रिसीव कर रहा है, तो एक ही वर्ब है जी किक, यहाँ पे वो ट्रांसिटिव यूज हो रहा है, उसका वहां पे इंट्रांसिटिव। आई फील अ हेडेक, मैं सर दर्द महसूस कर रहा हूँ, तो सर जो है यहाँ पे सर का दर्द जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, ये जो फील है उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। लेकिन आगे व्हाट डू यू फील, आप क्या महसूस कर रहे हैं, अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो फील होने के एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो लिहाजा फील जो है यहाँ पे ट्रांसिटिव है और वहां पे इंट्रांसिटिव यूज है इसका। नेम स्टॉप द बाइक, बाइक ऑब्जेक्ट है, स्टॉप के एक्शन यानी जो नेम ने स्टॉप करने का एक्शन किया उसको रिसीव कर रहा है। द बाइक स्टॉप, बाइक जो है रुक गई, अब वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो लिहाजा वर्ब एक ही है स्टॉप, यहाँ पे ट्रांसिटिव यूज है और वहां पे उसका इंट्रांसिटिव यूज है। पायलट्स फ्लाई जेट्स, पायलट्स जो हैं जहाज उड़ाते हैं, उड़ने का जो एक्शन है वो जेट रिसीव कर रहा है, तो लिहाजा ये फ्लाई यहाँ पे क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब इन द स्काई को बाद लोग जो है वो समझ लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन गलत है। इन द स्काई बेसिकली एडवर्बियल फ्रेज है जो कि फ्लाई जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है वर्ब को, तो लिहाजा यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इधर फ्लाई आपका इंट्रांसिटिवली यूज हुआ है। तो आप जैसा देख सकते हैं इस वीडियो से आपको क्लियर है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ओनली ट्रांसिटिवली यूज होते हैं, कुछ ओनली इंट्रांसिटिवली यूज होते हैं, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि जो ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं। इसीलिए हम किसी भी वर्ब को स्पेसिफाई नहीं कर सकते इस तरह से कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, बल्कि हम ऐसा कहेंगे कि फलां वर्ब जो है ये ट्रांसिटिवली यूज हो रहा है और फलां वर्ब इंट्रांसिटिवली यूज हो रहा है। हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव यूज ऑफ वर्ब, और इस सिलसिले में ये हमारी 7th वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी यूज होते हैं और रिफ्लेक्सिव यूज भी है उनका। तो अगर आपको ये ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव यूज ये सारी चीज़ों की समझ नहीं है, तो पहले आप इसी वीडियो के जो पहले वाले पार्ट्स हैं उनको देखें, तो फिर आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर है तो इट्स ओके। बढ़ते हैं जी इस वीडियो की तरफ। देयर आर फ्यू वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड बोथ रिफ्लेक्सिवली एज वेल एज ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब। जी कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी यूज होते हैं और रिफ्लेक्सिव यूज भी है उनका। जैसा कि अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अली क्विटेड हिमसेल्फ ऑफ द ब्लेम, अली ने जो इल्ज़ाम है उससे खुद को बरी ज़िम्मा जो है
वो कर लिया है। अब यहाँ पे अली जो है ये सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ जो है ये ऑब्जेक्ट है। अली और हिमसेल्फ बेसिकली एक ही पर्सन है, यानी अली ने जो है खुद को ही बरी जमा किया है। तो अब अली का जो एक्शन है बरी जमा करने का वो अली खुद ही रिसीव कर रहा है। तो लिहाजा ये जो आपका वर्ब इक्वेटेड है इसमें आपने रिफ्लेक्सिव यूज जो है वो किया है, ठीक है, वर्ब का। और ये जो ऑफ द ब्लेम है, कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है बेसिकली, ये एडवर्बियल फ्रेज है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है आपका जो वर्ब है उसको। अच्छा जी, नेक्स्ट है द जज इक्विटेड अली ऑफ द ब्लेम। अब नेक्स्ट में क्या है कि पहले अली ने खुद को ही बरीउज़्ज़मा करार दिया, अब जज ने उसको बरीउज़्ज़मा करार दे दिया इल्जाम से। अब क्या है जी, अब यहाँ पे ये जो इक्विटेड है जो वर्ब है ये किस तरह से यूज हुआ है, ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, क्योंकि जज यहाँ पे सब्जेक्ट है, अली क्या है ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जज का जो एक्विट करने का एक्शन है उसको अली रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। तो लिहाजा ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है साथ में तो उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अगर हम अली को रिमूव कर देंगे तो आप बाकी जो सेंटेंस था उसका कोई मीनिंग या मफहूम बाकी नहीं रहेगा। तो लिहाजा इक्विटेड जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब है यहाँ पे इस सेंटेंस में। आलिया एंजॉयड हरसेल्फ वाचिंग मूवीज। आलिया ने जो है वो बड़ा एंजॉय किया, ठीक है, मूवीज देखते हुए। अब यहाँ पे जो वर्ब एंजॉय है ये रिफ्लेक्सिव यूज है। वजह, हरसेल्फ बेसिकली ऑब्जेक्ट है, आलिया क्या है ये इसका सब्जेक्ट है, लेकिन जो आलिया का एंजॉय करने का एक्शन है उसे आलिया खुद ही रिसीव कर रही है, अलहदा से किसी और ऑब्जेक्ट पे वो एक्शन नहीं हुआ। तो लिहाजा यहाँ पे ये जो वर्ब आपका एंजॉय है ये रिफ्लेक्सिव यूज है। और ये जो वॉचिंग मूवीज आपको नजर आ रहा है ये आपका ये भी एडवर्बियल कॉन्टेक्स्ट ही है कि वो जो वर्ब एंजॉय है उसकी हालत को मजीद एक्सप्लेन किया जा रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। अली एंजॉय अ गुड सैलरी। अली जो है एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सैलरी जो है वो एंजॉय कर रहा है या उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। अब यहाँ पे अली क्या है, सब्जेक्ट है, एंजॉय क्या है, ये वर्ब है, और गुड सैलरी जो है ये यानी सैलरी यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट है, और गुड डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन कर रहा है तो ये उसका एडजेक्टिव है। लेकिन एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब और ये सैलरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सैलरी पे बेसिकली एंजॉय करने का काम हो रहा है, सैलरी एक्शन को रिसीव कर रहा है, ऑब्जेक्ट है, अली सब्जेक्ट है जो एक्शन कर रहा है। अगर हम सैलरी को निकाल दें, अली एंजॉयज अ गुड, बाकी मीनिंग का कोई बाकी सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रहता। तो लिहाजा यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है एंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब एक ही है, वो रिफ्लेक्सिव यूज भी उसका हो रहा है और उसका ट्रांजिटिव यूज भी हो रहा है। जैसे कि पिछली वीडियो हमने देखा था कि एक ही वर्ब था, वो ट्रांजिटिवली भी यूज हो रहा था और इंट्रांजिटिवली भी यूज हो रहा था। शी इंटरेस्टेड हरसेल्फ इन द जॉब, उसने खुद को जॉब के अंदर मतलब जो है ना अपनी दिलचस्पी पैदा की। यहाँ पे हरसेल्फ ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स कि एक्शन और एक्शन रिसीवर एक ही फर्द हैं, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही पर्सन को रिफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ये रिफ्लेक्सिव यूज का इसका यूज है यहाँ पे। नेक्स्ट है हिज प्रपोजल डजंट इंटरेस्ट मी, उसका जो प्रपोजल है वो मुझे दिलचस्प नहीं लगा। अब यहाँ पे हिज जो है हिज प्रपोजल, अब ये बेसिकली सब्जेक्ट है और प्रपोजल सब्जेक्ट है, तो उसमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ये वर्ब है और मी जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये मी जो है ये रिसीव कर रहा है एक्शन को, इंटरेस्ट वाला एक्शन जो है प्रपोजल का। तो लिहाजा यहाँ पे सब्जेक्ट और है और ऑब्जेक्ट जो और है, तो यहाँ पे ये जो आपका प्रपोजल है ये यहाँ पे जो आपका वर्ब इंटरेस्ट है उसका जो है ट्रांसिटिव यूज है। अगर आप मी निकाल देंगे, ये ऑब्जेक्ट निकाल देंगे, हिज प्रपोजल डजंट इंटरेस्ट, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बचता बाकी सेंटेंस का। तो इससे भी ये शो होता है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ये ट्रांसिटिव यूज है इसका। तो व्यूअर्स आपने देखा कि किस तरह एक ही वर्ब है, इन एग्जांपल से क्लियर है, उसका ट्रांसिटिव यूज भी हो रहा है और इसका रिफ्लेक्सिव यूज भी हो रहा है। तो लास्ट वीडियो में भी हमने ये बात बताई थी कि हम किसी भी वर्ब को ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव या रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते, एक्चुअली हमने उनके यूज को देखना है। तो उस यूज के लिहाज से हम कहेंगे वर्ब यूज ट्रांजिटिवली या इंट्रांसिटिवली या रिफ्लेक्सिवली। व्यूअर्स हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को, इस सिलसिले में हमारी 8th वीडियो है। वैसे कंबाइंड फॉर्म में भी ये टॉपिक आपको कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव यूज में किस तरह से लिखेंगे।
लेकिन उससे पहले हम बाकायदा हम टॉपिक को स्टार्ट करें, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। अ नॉलेज टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज एसेंशियल टू अवॉइड पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन एंड टू फाइंड द हिडन ट्रांसिटिव वर्ब। जी, तो पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन व्यूअर्स, आपने ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन यूज़ करें। आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए बड़ी अच्छी तरह से कि आपने कहाँ पे पैसिव वॉइस यूज़ करना है और कहाँ पे एक्टिव वॉइस यूज़ करना है। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट तो ऑब्वियस होता है, तकरीबन सबको पता होता है, कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। तो ऑब्जेक्ट पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता क्यों है। जब हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर की तरफ, आगे जब देखेंगे हम ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव यूज़, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि क्यों मैंने आपको पहले इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है कि आप पहले ऑब्जेक्ट को है वो समझें। एन ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच आंसर्स द ट्रांसिटिव वर्ब। जी, जो ऑब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस का वो हिस्सा है, वो वर्ड है, वो पार्ट है जो कि ट्रांसिटिव वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है। डेफिनेटली ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद में होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये जो ट्रांसिटिव वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा होता है सेंटेंस का जो पार्ट, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, अली किल्ड अ स्नेक, अली ने एक सांप को मारा। अब इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो अब बेसिकली अगर हम क्वेश्चन करें, यानी ये फर्ज करें, आप अज्यूम कर लें कि अली किल्ड अ स्नेक ये आंसर है किसी क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट किल्ड, क्या चीज कत्ल की गई है, ठीक है। तो फिर इसका जवाब क्या होगा? स्नेक। तो स्नेक कत्ल स्नेक को किया गया, किल जो है ये वर्ब है, उसको रिसीव किया किसने? स्नेक ने। तो स्नेक ऑब्जेक्ट है। और अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि हु किल्ड, हु किल्ड, तो फिर क्या था? अली किल्ड अ स्नेक। तो अब इसका जवाब क्या था? अली, यानी यहाँ पे आंसर में फिर होता अली किल्ड, तो अली फिर क्या था? सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला। अ लेडी वॉज सीकिंग हर चाइल्ड, एक औरत जो है वो अपने बच्चे को तलाश कर रही थी। अब यहाँ पे फर्ज करें, ये आंसर है किसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये होता अगर सीकिंग व्हाट, क्या चीज तलाश हो रही है या की जा रही है, या की जा रही थी, तो इसमें अब इसका आंसर होगा हर चाइल्ड, उसका बच्चा। तो हर चाइल्ड क्या ऑब्जेक्ट, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट है अली अक्यूज्ड नवीद, अली ने नवीद पर इल्जाम लगाया। क्वेश्चन, अक्यूज्ड हूम, किस पे इल्जाम लगाया गया, ठीक है ना। आंसर नवीद पे, तो नवीद क्या? ऑब्जेक्ट। हु अक्यूज्ड, किसने इल्जाम लगाया, किसने, ठीक है। तो वो अली, आंसर इज अली, तो अली फिर क्या? सब्जेक्ट। जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और वर्ब का जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो क्या है? वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये तो बेसिकली हमारी रिवीजन ही है, हमने इसके ऊपर डिटेल में पहले स्टडी की हुई है। लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के नाम से, वो भी आप देख सकते हैं अगर अभी आपको अभी भी कंफ्यूजन है इसमें। नेक्स्ट आता है जी ट्रांसिटिव वर्ब। तो अब हम बेसिकली ये देख रहे हैं पैसिव एंड एक्टिव वॉइस का जो पर्सपेक्टिव है उसके लिहाज से ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब को देखने जा रहे हैं। ट्रांसिटिव वर्ड पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन। हाँ, ये आपने एक थंब रूल जो है उसको अपने जहन में रख लेना है कि हमने पैसिव कंस्ट्रक्शन सिर्फ उस वक्त यूज करनी है जब आपको सब्जेक्ट का नहीं पता कि एक्चुअल में काम कर कौन रहा है, काम हो रहा है, करने वाले का नहीं पता, पैसिव कंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट का पता है, सब्जेक्ट क्लियर है, काम करने वाला आप मेंशन कर रहे हैं, तो फिर आपने पैसिव कंस्ट्रक्शन को नहीं यूज करना, आपने एक्टिव कंस्ट्रक्शन को यूज करना है। होता ये है कि जब हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को जो है सीख रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो तमाम तरह के सेंटेंसेस की हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। उसमें कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें सब्जेक्ट होता है लेकिन उसके बावजूद हम उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो उससे फिर क्या होता है, ये गलती पुख्ता हो जाती है स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर कि वो किसी भी सेंटेंस को जो पैसिव वॉइस में करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, जब सब्जेक्ट मालूम है तो आपने पैसिव कंस्ट्रक्शन को यूज नहीं करना। तो ये आप जहन में रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी कि सब्जेक्ट है, नो पैसिव कंस्ट्रक्शन। और वैसे प्रैक्टिस करते हुए भी जब टीचर्स करवाते हैं स्टूडेंट्स को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो उनको ये चीज़ बता के कोशिश करनी चाहिए कि प्रैक्टिस के अंदर भी वो सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसिव कंस्ट्रक्शन में ना करवाएं, ताकि उनकी जो ये गलती उनके सेंटेंसेस के अंदर पुख्ता ना हो। अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और व्हेन द सब्जेक्ट इज नोन, ट्राई टू अवॉइड पैसिव कंस्ट्रक्शन। अगर सब्जेक्ट मौजूद है और आप उसे पैसिव कंस्ट्रक्शन में कर देते हैं तो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, ये भी ज़हन में रहना चाहिए। लेकिन वो खूबसूरती और उसका जो एम्फेसिस होता है ना, मैच्योरिटी होती है राइटिंग की, वो मज़ा नहीं आता, आपका एक्सप्रेशन खराब हो जाता है। ग्रामेटिकली वो ठीक ही होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा ट्राई टू अवॉइड, यानी मतलब अगर आपने लिख भी दिया है तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात भी नहीं है। हो सकता है जो रीडर है वो अवॉइड ही कर दे इस बात को, या
जो है इग्नोर कर दे। तो अवॉइड पैसिव कंस्ट्रक्शन बिकॉज इट हाइड्स द ट्रांजिटिव वर्ब एंड वीकन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्ब। हाँ जी, वही वाली बात है कि जब आप पैसिव कंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं ना, तो फिर पैसिव कंस्ट्रक्शन की वजह से जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है वो छुप जाता है, और इसकी जो उसकी स्ट्रेंथ है वर्ब की, वो वीक हो जाती है, वो नहीं रहती। या इन शॉर्ट आप कह दें कि सेंटेंस के अंदर वो जो खूबसूरती होती है, जो एक इंटरेस्ट होता है, वो खत्म हो जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में, a culprit was given a sentence of 10 years imprisonment for nepotism। जी, एक जो मुजरम था उसको जो है वो नेपोटिज्म की वजह से, अकरबा परवरी की वजह से उसे 10 साल की कैद सुना दी गई। अब यहाँ पे जज जो है ना, ये मेंशन नहीं है सेंटेंस के अंदर, यानी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है, इम्प्लॉयड है कि सजा डेफिनेटली जज ही देगा ना 10 साल की। तो यहाँ पे मेंशन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है जज को, क्योंकि अंडरस्टूड है। तो जब हम सब्जेक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली ये पैसिव कंस्ट्रक्शन में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास कोई स्पेसिफिक। अच्छा, इन द अबव सेंटेंस गिवर ऑफ द पनिशमेंट इज नॉट एक्सप्रेस्ड बट इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट दैट द पनिशमेंट इज गिवन बाय द जज। हाँ जी, जज यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से आपको उस बात से, कहानी से पता चल रहा है कि सजा ऑब्वियसली जज नहीं दी है। सो जज इज द सब्जेक्ट। सो अब जो जज है वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, लेकिन लिखा नहीं गया। गिवन इज द वर्ब एंड द कल्प्रिट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। और कल्प्रिट जो है, अब यहाँ पे, अब ये बंदा जो बंदा जिसको पता नहीं है बेसिक रूल्स का, तो वो स्टूडेंट्स जो है, वो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, वर्ड को, तो आप सेंटेंस की सेंस में जाया करें, आप फिक्रे के अंदर उसकी पोजीशन को ना देखा करें। अब यहाँ पे एक बंदा है जिसको पता नहीं है ना, वो देखेगा कि स्टार्ट में कल्प्रिट है तो कल्प्रिट सब्जेक्ट है, हालांकि कल्प्रिट तो सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक्शन रिसीव कर रहा है पनिशमेंट का, इम्प्रिजनमेंट इसे हुई है, तो कल्प्रिट जो है वो ऑब्जेक्ट है, जज सब्जेक्ट है जो कि मेंशन नहीं है, और चूंकि मेंशन नहीं है इसीलिए हमने सेंटेंस को पैसिव कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। तो कल्प्रिट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एज। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट एक यही सेंटेंस है, इसमें हम जज को मेंशन कर देते हैं, सब्जेक्ट को मेंशन कर सकते हैं। A judge sentenced a culprit 10-year imprisonment for nepotism। जज ने 10 साल की जो सजा सुनाई है नेपोटिज्म की वजह से एक मुजरिम को। अब यहाँ पे जज चूंकि हमने मेंशन कर दिया है, जज मेंशन कर दिया, तो अब हम पैसिव कंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर रहे, अब हमने यहाँ पे पास्ट जो है इंडेफिनिट टेंस को यूज किया। तो इन शॉर्ट, जब सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव कंस्ट्रक्शन यूज नहीं करनी, जब सब्जेक्ट है तो जब आपका सब्जेक्ट आप मेंशन नहीं कर रहे तो फिर आपने पैसिव कंस्ट्रक्शन यूज करना है, और जब आप जो है सब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं तो फिर आपने एक्टिव जो है वॉइस यूज करना है, पैसिव कंस्ट्रक्शन आपने यूज नहीं करनी। अब ये दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम ही है, सेम मीनिंग है, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को लिख देते ना पैसिव में, तो वो मजा नहीं रहना था। अभी हम नेक्स्ट में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। A large amount of the country's street crime is committed by a small number of deprived youth। अब इस सेंटेंस में, अब आपको पता है सब्जेक्ट भी आ रहा है और ऑब्जेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रीट क्राइम जो है ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली, और जो स्मॉल नंबर ऑफ डिप्राइव्ड यूथ है ये सब्जेक्ट है। तो दोनों चीज़ें जो हैं आपकी इसमें हैं, और आपने इसको पैसिव में यूज़ कर लिया। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को आप इसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन और मेच्योरिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। अभी मैं आपको इसी बात को, इसी कहानी को, इसी कॉन्टेक्स्ट को, ये पैसिव वॉइस में, अब मैं इसको एक्टिव वॉइस में करके दिखाऊंगा, तो फिर आप खुद गौर कीजिएगा कि सेंटेंस की जो है ना वो उसका वजन बढ़ गया। अ स्मॉल नंबर ऑफ डिप्राइव्ड यूथ commit a large amount of the country's street crime। सिंपल। अब ये एक्टिव वॉइस में है, यहाँ पे ये जो डिप्राइव्ड यूथ है ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका काउंटी स्ट्रीट क्राइम जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये अब बस इन शॉर्ट बात इतनी है कि आपने पैसिव कंस्ट्रक्शन तब यूज़ करनी है जब सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, आप उसको शो नहीं कर रहे, अंडरस्टूड एम्प्लॉयड है, या आप यूज़ ही नहीं कर रहे। लेकिन जब आप पास सब्जेक्ट है यूज़ करने के लिए, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने पैसिव कंस्ट्रक्शन को यूज़ नहीं करना, आपने एक्टिव ही रहना है। अच्छा जी, अब इंट्रांसिटिव वर्ब की बात करते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब्स के नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पैसिव फॉर्म। हाँ जी, तो इंट्रांसिटिव वर्ब का सिंपल सा फार्मूला है कि ये पैसिव में हो ही नहीं सकते। क्यों? ये देखें जरा सेंटेंस, द फ्लाइट फ्रॉम अमेरिका अराइव्ड 2 आवर्स लेट। ठीक है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन अबव सेंटेंस, यानी जो अमेरिका की फ्लाइट का जो पहुंचने का एक्शन है उसे रिसीव करने वाला कोई भी नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। तो इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इट मीन्स योर वर्ब इज इंट्रांसिटिव। तो फ्लाइट जो है, फ्लाइट फ्रॉम अमेरिका, ये क्या है, सब्जेक्ट है, अराइव वर्ब है, आगे इसके ऑब्जेक्ट नहीं है।
और जिसको नहीं पता वो इसको ऑब्जेक्ट बना लेगा 2 आवर्स लेट, ये तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द अबव सेंटेंस। द नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज है, 2 आवर्स लेट एक्ट्स एज एन एडवर्ब, यानी ये आपको आपका जो वर्ब है उसको एक्सप्लेन कर रही है, क्वालिफाई कर रही है वर्ब को। अराइव, पहुंची, किस तरह से पहुंची, 2 घंटे लेट, यानी वर्ब को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है ये फ्रेज। तो ये एडवर्ब फ्रेज है, सॉरी नाउन फ्रेज है जो कि एडवर्ब के तौर पे यूज कर रहा है। डिस्क्राइबिंग व्हेन द फ्लाइट अराइव्ड, ये बता रहा है आपको कि फ्लाइट जो है वो पहुंची कब है। इट इज ऑब्वियस दैट दिस सेंटेंस विद इंट्रांसिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी रिटन इन पैसिव फॉर्म। तो जब इस तरह की सिचुएशन है आपके पास, जो इंट्रांसिटिव वर्ब है वो पैसिव फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। या दूसरे लफ्जों में आप कह दें कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपने पैसिव में नहीं बनाना सेंटेंस। अब मैं पूरे लेक्चर को सम अप कर रहा हूँ। जब आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो आपने पैसिव कंस्ट्रक्शन को यूज करना है, सब्जेक्ट है तो पैसिव कंस्ट्रक्शन को यूज नहीं करना। और जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, मीन्स कि आपका वर्ब जो है इंट्रांसिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको आपने एक्टिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में ही रखना है, पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज करना। अब कुछ स्टूडेंट्स को ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब का नहीं पता, तो वो तो उनको इस वीडियो से शायद कोई खास फायदा ना हुआ हो, लेकिन ये 8th पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट्स में डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, कैसे ये काम करेंगे। तो अगर आपको इसमें थोड़ी परेशानी हो रही है इस लेक्चर को समझने के लिए, तो काइंडली इसके पहले वाले पार्ट्स को पहले देख लें, तो फिर आपको ये क्लियर होगा। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के टॉपिक को, और इस सिलसिले में अभी हम इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, तो अपना काम शुरू कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं। व्यूवर्स, हमारे चैनल के ऊपर इंग्लिश पढ़ाने का तरीकाकार ये है कि जब भी हम कोई टॉपिक जो है स्टूडेंट्स को कवर करवाते हैं, तो उसके बाद उसके आखिर में हम या उस टॉपिक से रिलेटेड जो है या सब टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस, एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाते हैं। और ये एक्चुअल में सेल्फ टेस्ट ही होता है आपका, आपकी वैल्यूएशन हो जाती है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपने जो टॉपिक समझा किस हद तक वो आपको तैयार है, किस हद तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। तो इसी सिलसिले में अभी हमारा चूँकि ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब का टॉपिक चल रहा है, तो हमारा इसमें जो है ये कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद हमने ये एक्सरसाइज जो है वो रख दी है। अब इसमें थोड़ा सा आपको तरीकाकार बता दूं कि ये इस साइड पे सेंटेंसेस दी गए हैं, क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस के अंदर आपने जो वर्ब है उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है। और अगर आपका वर्ब जो है ट्रांसिटिव है तो साथ में फिर आप उसका ऑब्जेक्ट भी मेंशन करेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट कौन सा बनना है। ये आंसर्स दिए हुए हैं, आपने इनको नहीं देखना। पहले आप अपना जो है रिजल्ट चेक करेंगे, अपने आंसर्स अलग से लिखेंगे, ये वाले आंसर्स को छुपा के, उसके बाद अपने आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर्स के साथ आप टैली कर लेंगे, तो ये रिजल्ट आपके सामने होगा। और इसके अलावा कुछ और जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के हवाले से, लेकिन उन्हें मैं हर वीडियो में चूँकि रिपीट नहीं कर सकता, और वीडियो तो चलती रहनी है प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे, तो लिहाजा पीछे किसी वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस का तरीकाकार क्या है, क्यों हम इसको सोल्व कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, वजह क्या है कि हम इसके ऊपर इतना जो है वो फोकस क्यों किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं, बल्कि मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको एक दफ़ा देख लेनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं है, 4-5-6 मिनट्स की होगी। तो आप उस वीडियो को देखें, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और उसमें आपको पीछे टॉपिक को समझने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट में आपने नहीं जाना, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपने ये सॉल्व करनी है ना। आप वैसे उसकी डिटेल सुने जिसमें मैं एक्सरसाइज के बारे में कि क्यों हम ये कर रहे हैं, उस हवाले से जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप उनको सुनने की कोशिश करें। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को, और इस सिलसिले में ये हमारी 10th वीडियो है। अगर तो आप नए व्यूअर्स हैं, पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, इस टॉपिक को देख रहे हैं, तो आपको बताता चलूँ कि इससे पहले 9 पार्ट्स हैं। जब तक आप उनको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। खुसूसन आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जी। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे कैसे यूज़ होते हैं। मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ कि चीज़ों की सेंस को समझा करें। जस्ट किसी भी चीज़ को आप जनरलाइज ना कर लिया करें कि यार ये काम ऐसे है तो ऐसे ही होगा। आपने सेंस में जाना है, ठीक है, उसके थीम में जाना है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं ऐसा नहीं है
कि आपके पास एक लिस्ट है जी, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ऐसा नहीं हो सकता। आपने उनको यूज देखना है कि वो ट्रांजिटिवली यूज हो रहा है या इंट्रांजिटिवली यूज हो रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे है, बहुत से वर्ब्स ऐसे हैं जो नॉर्मली इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज होते हैं, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक वो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं। तो इसी चीज को भी हमने समझना है इस चीज में। मैनी इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन ट्रांजिटिव्स इन सर्टेन सिचुएशन। बाज ऐसे हालात हैं जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के तौर पे भी यूज हो सकते हैं, जैसा कि व्हेन इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड इन कॉजेटिव सेंस दे बिकम ट्रांजिटिव। जी, जब आप इंट्रांजिटिव वर्ब को कॉजेटिव सेंस में यूज करते हैं, यानी वो कॉज कर रहे हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है ना, कि वो वजह बन रहे हैं किसी चीज की, ऐसा वर्ब जो वजह बन रहा है, ठीक है ना, किसी चीज पे एक्शन के, तो इसलिए फिर वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी सिचुएशन में ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज होगा। एग्जांपल देखेंगे तो बात क्लियर होगी। जैसा कि यहाँ पे एक वर्ब है फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड जो हैं वो उड़ते हैं आसमान में। अब इन द स्काई बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है फ्लाई को, वर्ब को, एक्चुअल में ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब इसीलिए तो है। अब यहाँ पे ये फ्लाई जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। इसी फ्लाई को आप इस सेंटेंस के अंदर देखें, द पायलट्स फ्लाई द प्लेन्स। पायलट जो है उड़ाते हैं किस चीज को, प्लेन्स को। तो प्लेन्स को उड़ाने का बायस बन रहे हैं एक्चुअली पायलट्स, तो ये अब पॉजिटिव सेंस आ गई। तो यहाँ पे फिर प्लेन्स जो हैं ये ऑब्जेक्ट के तौर पे रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपका वर्ब सेम वर्ब है, वहां पे इंट्रांजिटिव है और यहाँ पे ट्रांजिटिव के तौर पे यूज हो रहा है। बिकॉज काज प्लेन्स टू फ्लाई, जो पायलट है वो, वही जो बात मैंने आपको की है, लिख भी दिया ताकि आप भूले ना। द बॉय रैन डाउन द स्टेयर्स, अब रैन वर्ब है, डाउन द स्टेयर्स ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रैन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहाँ पे इसमें देखें जरा, द बॉय रैन अ हॉर्स, जो है आपका लड़का, उसने घोड़े को दौड़ाया। तो अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे फिर वो कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है, बॉय कॉज एंड हॉर्स टू रन। तो यहाँ पे बेसिकली हॉर्स जो है ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, तो लिहाजा क्योंकि कॉजेटिव सेंस बन रही है, यानी लड़के ने दौड़ाया, दौड़ाने का काम किस पे किया, घोड़े पे किया, तो ये कॉजेटिव सेंस है, यानी घोड़ा लड़के की वजह से दौड़ रहा है, लड़के ने दौड़ाया तो वो दौड़ा है। तो यहाँ पे भी जनाब ये आपका जो सेम जो वर्ब वहां पे रैन था, यहाँ पे वो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। एक और इसमें इजाफी इंफॉर्मेशन है, उसको भी जरा नोट डाउन कर लें। समटाइम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर डिफरेंशिएटेड बाय देयर स्पेलिंग्स। जी, स्पेलिंग्स की बेस पे भी आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आपका ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है। लेकिन स्पेलिंग तो नहीं हम कहेंगे, थोड़ा चेंज हो जाते हैं, तो मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बता दिया। एक्चुअल में बात वही है कि आइडेंटिफाई आपने सेंस से ही करना है, स्पेलिंग्स को आपने आइडेंटिफिकेशन कर लेना, क्राइटेरिया नहीं बना लेना। In such a situation, transitive verbs usually used in causative sense with respect to their corresponding intransitive verbs। यानी ये कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो क्योंकि कॉजेटिव सेंस में यूज हो रहा है, तो इसलिए वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और वो कोरेस्पोंड करेगा किसको, जो रिस्पेक्टिव आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी ये भी एग्जांपल देखेंगे तो इस सेंटेंस की आपको समझ आएगी क्या इसका मफहूम क्या बन रहा है। यानी आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, वो इंट्रांजिटिव उसका भी यूज है, लेकिन जब वो उनका इंट्रांजिटिव यूज है तो उसकी स्पेलिंग्स चेंज हो जाएंगे, या इन शॉर्ट आप कह लें फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे सेंस में वो आपका क्या बन गया, ट्रांजिटिव है, क्योंकि वो पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है। तो चीज वही है, सिर्फ इसमें ये स्पेलिंग वाली एक बात आ गई है। तो प्लीज सिट देयर, वहां पे बैठ जाइए। अब ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो सिट क्या है जी, इंट्रांजिटिव है। सेट द बुक्स, अब सिट से क्या बन गया, सेट, सेट द बुक्स ऑन द शेल्फ, ये अब इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे सेट कर क्या रहा है, काज द बुक्स टू सिट, ठीक है ना। तो ये किताबों को बिठाने की वजह, यानी सेट करने की वजह बन रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे सेट क्या है जी, ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। और आप स्पेलिंग में यहाँ सिट था या सेट हो गया। प्लीज लाई डाउन, अब इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लाई आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अब लाई से क्या बन गया, ले बन गया, फॉर्म चेंज हो गई है, स्पेलिंग चेंज हो गई है, की बात है। ले द बुक्स देयर, तो अब यहाँ पे ये आप कॉज कर रहा है बुक्स को, यानी काज द बुक्स टू लाई, बाज को बुक्स को जो है वो लिटाने के, ये जो है काज बन रहा है, वो इफेक्ट बन रहा है, इसका काज बन रहा है और उसका इफेक्ट प्रोड्यूस ये हो रहा है, यानी जो किताबें लेट रही हैं उसकी वजह कौन सा बन रहा है, ये वर्ब बन रहा है, ले वाला। मैनी पोल्स फॉल इन द स्टॉर्म, अब यहाँ पे भी इसके पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है, तो ये भी आपका इंट्रांजिटिव है यहाँ पे, फॉल। लेकिन द फार्मर्स फेल ट्रीज, फार्मर ने जो है वो गिराए क्या, दरख्त। तो अब यहाँ पे ट्री ऑब्जेक्ट है और ये फॉल से क्या बन गया, फेल बन गया। और बेसिकली
जो फेल है वो क्या कर रहा है, वो कॉज बन रहा है किस चीज़ का, दरख्तों को गिराने का। ठीक है, यानी फार्मर्स जो है दरख्त गिरा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन शॉर्ट बात कहानी यही है। पहले भी आपको दूसरी वीडियोस में भी बताते हैं डिटेल में कि आपके जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स में के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं सिचुएशन के लिहाज से। आपने सिर्फ जस्ट ये देखना है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब है जो आपका वर्ब है वो ट्रांजिटिवली यूज हुआ है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि एक ही वर्ब ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली दोनों फॉर्म में यूज है। हम एक्चुअली अभी इस वक्त करंटली इस पार्ट के अंदर स्टडी कर रहे हैं कि जो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब में कैसे कन्वर्ट होता है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने यही टॉपिक डिस्कस किया था। आप समझ लें कि ये उसका सेकंड पार्ट है, यानी 10th और 11th पार्ट जो है बेसिकली एक ही सब टॉपिक हमारा चल रहा है कि इंट्रांजिटिव वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर किस तरह से यूज़ करते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करके इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिवली जो है हम यूज़ कर सकते हैं। यानी जब वैसे वो एक वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन उसके साथ जब हम प्रेपोजिशन जो है वो अटैच कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। अभी देखते हैं, व्हेन अ प्रेपोजिशन इज एडेड टू एन इंट्रांजिटिव वर्ब इट्स टर्न इनटू ट्रांजिटिव वर्ब। जी, जब आप किसी इंट्रांजिटिव वर्ब में प्रीपोजिशन ऐड करते हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। In such cases, intransitive verb with a preposition form a unit which function as a verb. अब इसमें होता क्या है कि जो आपका वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, जब उसके साथ प्रेपोजिशन इस तरह से अटैच होती है तो वो दोनों वर्ड्स मिलके एक यूनिट बना देते हैं जो कि एक वर्ब के तौर पे जो है वो रोल प्ले करती है। दिस यूनिट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेपोजिशनल वर्ब। तो इस तरह से जो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब का रोल प्ले कर रहा है तो उस पूरे यूनिट को, प्रेपोजिशन और उस वर्ब को हम प्रेपोजिशनल वर्ब भी कहते हैं, और किसी हद तक इट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब टू सम एक्सटेंट, और किसी हद तक हम इन्हें फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हैं। अगर आपको फ्रेजल वर्ब नहीं पता तो फिर आपको रेलेवेंट वीडियो देखना पड़ेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया है। अच्छा, अभी इस बात को हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं, जैसा कि दे एग्जामिन द फाइल्स। अब यहाँ पे जो एग्जामिन है ये आपका यहाँ पे जो फाइल को ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं ले रहा। अच्छा, आगे देखें फिर क्लियर करते हैं। दे वेंट इनटू द फाइल्स। ठीक, अब इन दोनों सेंटेंसेस पे जरा गौर करें, पहले और दूसरे। इन द फर्स्ट सेंटेंस एग्जामिन इज अ ट्रांजिटिव वर्ब दैट टेक्स फाइल्स एंड ऑब्जेक्ट। जी, पहला जो सेंटेंस है उसके अंदर जो वर्ड आपका एग्जामिन है ये वर्ब के तौर पर रोल प्ले कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर जो है रोल प्ले कर रहा है, और फाइल को एज एन ऑब्जेक्ट ले रहा है। इन द सेकंड सेंटेंस द वर्ब गो, यानी गो की हम चूंकि पास में लिखा हुआ तो गो से वेंट लिखा हुआ हमने सेंटेंस में। In the second sentence, the verb go is intransitive verb that when a preposition into is attached, it functions as transitive verb and takes the files and objective. जी, अब जो go है ये बेसिकली एक आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन जब इसने अपने साथ into ले लिया, जैसा कि यहाँ पे went into, तो ये अब आप कह लें कि prepositional verb बन गया है। तो इस सूरत हाल में अब ये फाइल को ले रहा है जी एक ऑब्जेक्ट के तौर पर, यहाँ पे ये भी ट्रांजिटिवली जो है ये फंक्शन कर रहा है। और भी इस तरह के एग्जांपल हैं, उसको देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। वी मस्ट लुक आफ्टर आर बिलोंगिंग। अब लुक है, इसके साथ आफ्टर लग गया है, तो ये अब आपका ये जो पूरा यूनिट बन गया और ये ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। टू टेक केयर ऑफ, अब यहाँ पे लुक आफ्टर जो है ये बन रहा है टू टेक केयर ऑफ आर बिलोंगिंग्स। दे हैव एंटर्ड into an agreement with a company। अब entered into, ये into साथ में इसके preposition बन गया, तो लिहाजा अब ये क्या कर रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे जो entered into agreement है बेसिकली इसका मतलब बन रहा है पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है। I can see her tactics। अच्छा, अगर ट्रू नहीं होगा तो ये शायद जो है वो रोल प्ले नहीं करेगा ट्रांजिटिव वर्ब का, लेकिन अब इसके साथ ट्रू लग गया है तो अब यहाँ पे नॉट टू बी डिसीव्ड बाय, बेसिकली सी थ्रू का मतलब होता है नॉट टू बी डिसीव्ड बाय, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर ये आपका ट्रांजिटिवली यूज हो रहा है। इसी तरह और भी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एक चीज़ इसमें आपने और जहन में रखनी है कि जो प्रीपोजिशन है ये बाज़ औक़ात प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ भी हो जाती है। प्रीफिक्स के मतलब ये है कि वो वर्ब से पहले आ जाएगी और वर्ब के साथ लग जाएगी। इससे भी फिर जो है ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब का ही रोल प्ले करेगा। जैसा कि
अब बेसिकली स्टैंड एंड स्टूड, वर्ब स्टूड है यानी स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, लेकिन साथ में विद लग गया, प्रपोजिशन लगी तो ही विद स्टैंड द डिजीज कॉर्जियसली। इसी तरह अब वर्ब आपका मेन जो है वो कम है, इसके साथ प्रपोजिशन ओवर लग गई, वी कुड नॉट ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। फ्लो जो है ये वर्ब है, इसके साथ ओवर लग गया, द वाटर ओवरफ्लोड द टैंक। तो व्यूअर्स इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ब जो इंट्रांसिटिवली यूज हुआ है, जब उसके साथ आप किसी प्रपोजिशन को अटैच कर देते हैं और एक कंबाइंड आप कह लें एक वन यूनिट के तौर पे वो रोल जो प्ले करता है, तो ऐसी सूरत में फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर रोल प्ले करता है। और ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब का सब टॉपिक इस वक्त हमारा चल रहा है कि किस तरह से इंट्रांसिटिव वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर यूज हो जाता है। और इस सिलसिले में यानी जो हमारा सब टॉपिक है इसमें ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले जो 2 वीडियोस हैं वो भी इसी सब टॉपिक पे थी और ये वाली भी इसी सब टॉपिक पे है। अच्छा जी, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब की तो आप इस वीडियो से कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे, इसलिए आपको पहले क्लियर होना चाहिए अच्छी तरह से कि डायरेक्ट ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो फिर पहले वाले पार्ट्स इस वीडियोस के देखें, उसके बाद इस वीडियो पे अगर क्लियर है तो इट्स ओके। मूव करते हैं जी टॉपिक की तरफ। Sometimes intransitive verbs are used with objects which are similar in meaning to those verbs। जी, हमारे जो intransitive verbs हैं ये बाज़ औक़ात ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होते हैं कि ऑब्जेक्ट्स का वही मीनिंग बन रहा होता है जो कि वर्ब का होता है। Such objects are called cognate objects or cognate accusative। यानी ऐसे जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ब होते हैं उन्हें हम कोग्नेट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं या एक्यूसेटिव कोग्नेट एक्यूसेटिव कहते हैं। अच्छा, अब ये कोग्नेट कहाँ से आ गया जी? कोग्नेट वर्ड, द वर्ड कोग्नेट अराइजेस फ्रॉम द वर्ड कोग्नेटस व्हिच मींस अकिन, सिमिलर। हाँ जी, ये आपका जो आपको पता है पहले हमारी जो है इंग्लिश से पहले जो है हमारी लैंग्वेजेस जो थी वो लेटन एंड ग्रीक है। मोस्टली हमारी इंग्लिश जो है इन्हीं 2 लैंग्वेजेस से ड्राइव हुई है। अब मुझे ये याद नहीं है कि ये लेटन है या ग्रीक है, यानी वो ये कोग्नेटिव से निकला है जिसका मतलब है सिमिलर। तो चूंकि ये सिमिलर मीनिंग होते हैं तो इसलिए फिर हमने इनको कोग्नेट ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया। सच नाउन्स व्हिच आर यूज्ड एज कोग्नेट ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज यूज्ड इन एक्यूसेटिव केस। डेफिनेटली जब वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज हो रहे हैं तो केस भी उनका उसी तरह से फिर एक्यूसेटिव होगा। इसमें चंद एग्जांपल्स हैं, इनको देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेट मी डाई द डेथ ऑफ द राइटियस। अब डाई और डेथ एक ही चीज़ है, तो वो वर्ब है, डेथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोग्नेट ऑब्जेक्ट के तौर पे यानी सिमिलर इन मीनिंग। इसी तरह नीदर सैंग अ स्वीट सॉन्ग। अब सैंग और सॉन्ग क्योंकि जो गाना है वही गाया जाता है तो ये सिमिलर, ये भी आप इसका कोग्नेट ऑब्जेक्ट हो गया। अली रैन, अली दौड़ा क्या? रेस, तो रेस भी बेसिकली ये कोग्नेट ऑब्जेक्ट बन गई है। अच्छा, आई लिव द लाइफ ऑफ हार्ड वर्क। लिव एंड लाइफ, तो लाइफ लिव क्या है? लाइफ को जीना ही तो लिव कहते हैं। तो सिमिलर मीनिंग है जी। दे लाफ्ड अ हार्टी लाफ, तो अब वर्ब भी वही है और ऑब्जेक्ट भी सिमिलर मीनिंग है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, देयर आर फ्यू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर यूज्ड एज पार्शली कोग्नेट ऑब्जेक्ट्स। अब पार्शली कोग्नेट ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि जो उसका ज़ाहरी वर्ड आपको नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट का वो मैच नहीं कर रहा होता। जैसे यहाँ पे लाइफ है और डेथ, डाई है तो डेथ है, लिव है तो लाइफ है, इस तरह से यानी जो एक्चुअल आपको ज़ाहरी वर्ड नज़र आ रहा है अपेरेंटली वो मैच नहीं कर रहा होता, लेकिन जो उसका मफहूम है, जो सेंस है, हिडन मीनिंग है या आप कह लें इम्प्लाइड मीनिंग जो है वो उससे मैच कर रहे होते हैं। जैसा कि आलिया रैन अ ग्रेट रिस्क। अब बेसिकली रैन और रिस्क ये सिमिलर इन मीनिंग नहीं है, लेकिन जो मीन बन रहा है, जो सेंस बन रही है सेंटेंस की, जब फॉर्म बन रहा है वो ये है, शी रैन अ कोर्स ऑफ ग्रेट रिस्क। बेसिकली रैन यहाँ जो ये ग्रेट रिस्क है, ये कोर जो रैन के साथ हम कह रहे हैं कि पार्शियल कोग्नेट ऑब्जेक्ट्स है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने कोर्स का लफ्ज नहीं लिखा, ठीक है ना, लेकिन मीनिंग वही बन रहा है, तो कोर्स को रन किया जा सकता है, तो लिहाजा ये पार्शियली कोग्नेट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह द ऑडियंस शाउटेड स्लोगन्स। अब स्लोगन्स एंड शाउटेड मतलब ये सिमिलर मीनिंग नहीं है, लेकिन एक्चुअली अगर इस सेंटेंस को गौर से देखें तो सेंस ये बन रही है, द ऑडियंस शाउटेड अ शाउट ऑफ स्लोगन्स। तो लिहाजा ये स्लोगन जो है दिखने में तो ये नहीं लग रहा कोग्नेट, इसीलिए हम मुकम्मल कोग्नेट कहेंगे भी नहीं, लेकिन चूंकि मफहूम में इस स्लोगन के साथ शाउट ऑफ स्लोगन बेसिकली आना चाहिए जो इम्प्लाइड मीनिंग है, तो लिहाजा यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं जो स्लोगन्स है
ये पार्शियल कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट है, और इसी तरह यहाँ पे जो रिस्क है ये भी आपका पार्शियल कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक होता है उसके नीचे फिर कई सब टॉपिक्स भी हम जो है उसके लिहाज से हमने वीडियोस को अरेंज किया होता है। तो अभी हमारा जो है इस हेडिंग के अंडर जो हमारा सब टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम इंट्रांसिटिव वर्ब को किस तरह ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या इंट्रांसिटिव वर्ब किस तरह डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ हो सकता है। तो ये जो सब टॉपिक है इसके हवाले से ये हमारी 4th वीडियो है, ठीक है, यानी 9th 10th 11th 12th सॉरी 10th 11th 12th एंड 13th। तो पार्ट जो है 10 उससे शुरू हो गया ये हमारा ये वाला सब टॉपिक। तो अगर तो आपको ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब का नहीं पता, बेसिक्स का नहीं पता, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का नहीं पता, तो आप इससे पहले वाले जो पार्ट्स हैं पहले उनको देखें, तभी आपको इस वीडियो का ठीक तरह से फ़ायदा हो सकेगा। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं, बेसिक्स क्लियर हैं, तो इट्स ओके। चलिए मूव करते हैं जी टॉपिक की तरफ। व्हेन अ नाउन मॉडिफाइज अ वर्ब, जी वैसे तो हमने ये देखा है कि वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, एडवर्ब नाउन नहीं करता, लेकिन अभी आप एग्जांपल्स को देखेंगे तो क्लियर होगी बात। व्हेन अ नाउन मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, बेसिकली वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को जो वर्ड मॉडिफाई कर रहा होता है, क्वालिफाई एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि नाउन किसको क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब एडवर्ब को। लेकिन ये कौन से एडजेक्टिव होंगे, कौन सा एडवर्ब होगा, कौन सा वर्ब होगा, विच डिनोटिंग टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, वैल्यू एक्सेट्रा। यानी ऐसे वर्ब, ऐसे एडजेक्टिव और ऐसे एडवर्ब जो कि एक्सप्रेस कर रहे हैं टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, वैल्यू को। तो ऐसे एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को जो नाउन मॉडिफाई करता है, ये यूज किस में हो रहा है, एडवर्बियल सेंस में, एडवर्बियल सेंस में। एंड सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एडवर्बियल ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल एक्यूसेटिव। जी, तो बात क्लियर है। जिस चीज ने भी आपको पता है एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को मॉडिफाई करना, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो जब नाउन ये सेम फंक्शन कर रहा है एडवर्ब वाला, तो उसे हम जो है एडवर्बियल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट कहेंगे, या उसे हम एडवर्बियल एक्यूसेटिव भी कह सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जैसे कि आलिया वेंट स्कूल। अब स्कूल बेसिकली ये वेंट को कर रहा है मॉडिफाई, यानी आलिया गई, कहाँ गई, स्कूल गई। तो ये आपका स्कूल, नो डाउट ये नाउन है, लेकिन ये एक्सप्लेन किसको कर रहा है, वर्ब को। तो लिहाजा ये आपका क्या है, ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है, यानी ये नाउन भी है लेकिन वर्ब को एक्सप्लेन भी कर रहा है। नवीद स्वयं अ किलोमीटर। अब किलोमीटर क्या है, नाउन है, लेकिन ये वर्ब स्वयं को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर वर्ब है नवीद स्वयं, क्या मतलब, यानी आगे उसको जब तक किलोमीटर नहीं लगाएंगे बात क्लियर नहीं हो रही, तो ये उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो लिहाजा ये भी आपका ऑब्जेक्ट तो है लेकिन एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। द जॉब कॉस्ट 20,000 रुपीज। अब ये नाउन फ्रेज है, लेकिन ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट के तौर पे रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, सी द डिफरेंस। इसी तरह के कुछ सेम दिखने वाले सेंटेंसेस और भी हैं जिनको आपने मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। जैसे ही प्लेज द मैच। अब ये जो मैंने आपको समझाया है, अली वेंट स्कूल, इस चीज़ को देखते हुए कुछ स्टूडेंट्स ये समझ बैठेंगे कि यहाँ पे जो द मैच है ये भी एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है, आगे बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देख लें, द ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन। अब इसमें भी ऐसे ही है, एट द स्टेशन जो है ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट नहीं है आपका। क्यों नहीं है, अभी इसकी रीजन देखते हैं। इन दीज एग्जाम्पल्स, ये जो दो नीचे वाली हैं, प्लेज एंड अराइव्स आर यूज्ड एज लिंकिंग वर्ब। हाँ जी, यहाँ पे ये जो आपका वर्ब प्ले है और अराइव है, नो डाउट ये वर्ब है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहे हैं। अब अगर आपको लिंकिंग वर्ब का नहीं पता तो रेलेवेंट वीडियो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया। एंड द मैच एंड एट द स्टेशन आर यूज्ड एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आपको कॉम्प्लीमेंट का नहीं पता तो उसके लिए भी रेलेवेंट वीडियो देखनी पड़ेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। खैर थोड़ा सा बता देता हूँ, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मजीद सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये जो प्ले है या अराइव है, बेसिकली ये वर्ब तो है लेकिन लिंकिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं।
यानी इसी तरह से ही है, प्लेस वो खेलता है, बात क्लियर हो रही है, ही प्लेस वो खेलता है, क्या खेलता है, द मैच। अब द मैच जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ही और द मैच के दरमियान क्या आ गया, प्ले, जो दोनों को लिंक कर रहा है, तो वर्ब तो है लेकिन लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह द ट्रेन अराइव्स, गाड़ी पहुंचती है कहाँ, एट द स्टेशन, ठीक है। तो एट द स्टेशन जो ये ट्रेन का कॉम्प्लीमेंट है, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और जो वर्ब अराइव है ये दोनों को जोड़ रहा है, इनके दरमियान लिंक है, तो लिहाजा ये लिंकिंग वर्ब है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि एडवर्बियल ऑब्जेक्ट और जो आपका ये वाला जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको आपने मिक्स नहीं कर लेना। तो इनके यूज डिफरेंस है, दिखने में ये मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन मैं फिर आपको हर दफ़ा ये रूल बताता होता हूँ कि चीज़ों की सेंस में जाया करें, इनको हार्ड एंड फास्ट रूल ना समझ लिया करें। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी 13th वीडियो का पार्ट बी है, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स के तौर पर किस तरह से यूज हो सकते हैं। Always remember that it's not only intransitive verbs that are used as transitive verbs. This phenomenon occurs in reverse, i.e., few transitive verbs are sometimes used as intransitive verbs. इससे पहले, इस वीडियो से पहले हमने यही देखा है कि जो intransitive verbs हैं वो transitive verbs के तौर पे यूज हो सकते हैं, और हमारी परसेप्शन भी यही थी कि ऐसा ही होता है, लेकिन ये उल्ट भी इसके होता है। कुछ आपके ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब्स भी हैं जो कि इंट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर यूज हो सकते हैं। तो अभी हम उनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं, ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसे अपना पूरा मैसेज कन्वे करने के लिए, सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इंट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसे मैसेज कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो चलें जी, यहाँ पे देखते हैं, अली प्लीज ओपन द डोर। अब ये ओपन यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है, अगर यहाँ पे द डोर नहीं होगा तो ये कोई आपको मीनिंग नहीं दे रहा। अली प्लीज ओपन, इट मीन ये ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन इसी वर्ब को अगर हम इस सेंटेंस में यूज करें, देखें, द सिनेमा ओपन्स एट 9 o'clock। अब यहाँ पे एट 9 o'clock इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट है वर्ब के लिए, तो लिहाजा यहाँ पे ये जो ओपन है ये इंट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखें, नवीद स्टॉप द कार। अब कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, स्टॉप क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, जो इसका जो काउंटर पार्ट है, दे विल स्टॉप हियर अ फ्यू वीक्स। अब यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो आगे स्टॉप के आगे जो भी सेंटेंस का हिस्सा है ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो, तो यहाँ पे स्टॉप क्या है, ये आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। फ्याज ब्रोक द टेबल। अब टेबल ऑब्जेक्ट है, ब्रोक जो है ये वर्ब है, और ये चूंकि ऑब्जेक्ट ले रहा है इसलिए ये ट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन इसी को अगर इसके काउंटर पार्ट को देखें, द टेबल ब्रोक, टेबल टूट गया। अब यहाँ पे कोई आपको ऑब्जेक्ट जो है स्पेसिफिकली नहीं नजर आ रहा। नादिया बर्न द डॉक्यूमेंट्स, नादिया ने जला दिए डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, बर्न जो है ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन इसी को अगर आप इसमें देखें, शी बर्न विद एनवे, तो वो जलन से जो है वो जल गई, हसद से वो जल गई। तो अब यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, विद एनवे ये कॉम्प्लीमेंट है वर्ब के लिए। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि सेम ही आपके वर्ब हैं वो ट्रांसिटिवली यूज होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर सम अप करें इस लेक्चर को, तो बात यह है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंट्रांसिटिव वर्ब ही जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पे यूज होते हैं, बल्कि ऐसा भी होता है कि कुछ आपके ट्रांसिटिव वर्ब्स जो हैं वो इंट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर भी यूज होते हैं, जैसा कि अभी हमने इन एग्जांपल्स में देखा है। तो कंक्लूड करेंगे हम कि हमने ट्रांसिटिव वर्ब या इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं कहना, हम ये कहेंगे कि वर्ब यूज ट्रांसिटिवली एंड इंट्रांसिटिवली, जैसा कि पीछे वाली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी 14th वीडियो है, जिसके अंदर हम इसी का एक सब टॉपिक वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इसको स्टडी करेंगे, और इस सब टॉपिक का भी ये पहला पार्ट है जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये अगर आप
ये जो टॉपिक है इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का, इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। वैसे तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी है, लिंक नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट को। What is complement? When a word or group of words is used to explain the nature of subject, object, a verb in a sentence. एक आपका वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वर्ब इनकी नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि एक एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन जो है उसकी क्वालिटीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसको एलेबोरेट कर रहा होता है, तो इसी तरह से ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की नेचर को एक्सप्लेन करता है। और वो नेचर में क्या चीज़ें आ जाती हैं? दे आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ बीइंग, बिकमिंग, सीमिंग एंड अपीयरिंग। ठीक है, तो वो चाहे सब्जेक्ट है, चाहे वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो उसके हवाले से उसको मज़ीद एलेबोरेट करता है कि वो है, नहीं है, या वो किस तरह से वो बन रहा है, वो नज़र कैसा आता है, अपीयरिंग, वो अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स। अब जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनकी डिवीजन की बात करें तो दो बेसिस पे उनकी डिवीजन हो रही है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरी है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड एक्सप्लेन्ड बाय देम। तो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक प्रेडिकेटिव नाउन है, एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। तो व्हेन अ कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नाउन इट्स कॉल्ड एज प्रेडिकेटिव नाउन। जी, जब आपका कॉम्प्लीमेंट है यानी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि किसी वर्ब को, सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो नाउन है, तो फिर हम इसे कहेंगे प्रेडिकेटिव नाउन। यानी प्रेडिकेटिव नाउन कहीं पे लिखा हुआ आपको मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये बात कॉम्प्लीमेंट की जा रही है। प्रेडिकेटिव नाउन इज अ कॉम्प्लीमेंट। अली बिकेम अ कैप्टन। अब यहाँ पे कैप्टन आपको पता है, वैसे अगर आप अकेले को देखें तो इट्स अ नाउन, तो लेकिन यहाँ पे ये प्रेडिकेटिव नाउन है क्योंकि ये यहाँ पे नाउन है और ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इसे हम प्रेडिकेटिव नाउन कहेंगे। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, व्हेन अ कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव इट इज कॉल्ड एज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब ब्यूटीफुल है, जैसे ब्यूटीफुल को आप अकेला वैसे ही बगैर किसी सेंटेंस के देखें तो इट्स एन एडजेक्टिव। यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है क्योंकि ये जो है वर्ब की आगे एक्सप्लेन मजीद जो है वो एक्सप्लेनेशन है, या आप सब्जेक्ट की भी कह सकते हैं, ये भी देखते हैं डिटेल में। तो बेसिकली ये एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये तो होगी इसकी जो है क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर की बेस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्ड एक्सप्लेन, यानी जिस वर्ड को ये एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है या वर्ब है, उसकी बेस पे हम कॉम्प्लीमेंट को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिनको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब के टॉपिक और इस सिलसिले में ये हमारी 15th वीडियो है जिसमें हम इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन जो है उसको स्टडी कर रहे हैं, और इस सब टॉपिक का भी ये सेकंड पार्ट है। और इसमें हम स्टडी कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी दो पार्ट्स हैं, पहला मैंने बता दिया, अभी ये सेकंड पार्ट है। वैसे ये सारी वीडियो जो है कंप्लीट फॉर्म के अंदर भी कंप्लीट इंग्लिश कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वर्ड एक्सप्लेन। पहले हमने स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन को देखा था, अब टाइप ऑफ वर्ड यानी जिस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है उसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्ड्स व्हिच अ कॉम्प्लीमेंट एक्सप्लेन्स इट इज ऑफ 3 कैटेगरीज। जी, तो जिस तरह का वर्ड है जिसको एक्सप्लेन कर रहा है उसकी बेस पे इसकी 3 कैटेगरीज हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, when the complement describes the subject it's called as subjective complement. Example, the earth is round. अब इस सेंटेंस के अंदर जो अर्थ है ये सब्जेक्ट है और ये जो राउंड है बेसिकली अर्थ की प्रॉपर्टी है, अर्थ को एक्सप्लेन कर रहा है, राउंड कवर्ड की ज़मीन गोल है, तो लिहाजा चूंकि सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है इसलिए यहाँ पे ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अली इज अ नाइस बॉय। अब नाइस बॉय कौन है? अली। अली कौन है? सब्जेक्ट। तो इट मीन्स कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो नाइस बॉय जो है ये भी आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत नजर आती है। कौन? शी कौन है? सब्जेक्ट। तो चूंकि सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है तो लिहाजा यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है इसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है व्हेन द कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ऊपर बिल्कुल ऊपर की तरफ
कि अगर वो सब्जेक्ट को कर रहा है एक्सप्लेन तो सब्जेक्टिव है, और अगर ऑब्जेक्ट को कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। वेरी सिंपल, दे कॉल्ड हिम ब्यूटीफुल। अब इस और इस सेंटेंस को कंपेयर करें। यहाँ पे ब्यूटीफुल किसको एक्सप्लेन कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, शी को। शी क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पे ब्यूटीफुल, दे कॉल्ड हिम ब्यूटीफुल, इसमें अब दे सब्जेक्ट है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जरा गौर करें, ब्यूटीफुल जो है दे को नहीं हिम को डिस्क्राइब कर रहा है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो। तो आपने सेंस में जाना है, देखें सेम वर्ड है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी है, लेकिन सेंस के लिहाज से। द ज्यूरी फाउंड हिम गिल्टी। अब यहाँ पे भी ज्यूरी जो है ये सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, और गिल्टी जो है ये हिम को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, जैसे ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और वर्ब, अगर वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट, हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब को हम कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट भी कहते हैं। इसको अभी हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ये सब टॉपिक में मेन ये प्रेडिकेशन के बारे में चल रहा है। When a word is required by a verb to convey the complete sense, it is called as complement of the verb। यानी जब verb आप यूज कर रहे हैं तो वो अकेला verb कंप्लीट सेंस को कन्वे नहीं कर पा रहा, यानी उसके मैसेज को कंप्लीट करने के लिए उसे चंद वर्ड्स की जरूरत है, तो उन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। इसकी एक और तरीके से भी हम डेफिनेशन कर सकते हैं, कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट, इसको हम कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट भी कहेंगे। अच्छा जी, व्हेन द कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स द वर्ब इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। वही वाली बात कि जब ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब भी कहेंगे, इसे कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट भी कहेंगे। तो यानी मेन जो आपने याद रखना है उसी चीज को याद रखना है कि जब ये आपका कॉम्प्लीमेंट वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं, कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट भी कहते हैं। ये जो मैंने ऊपर स्टार्ट किया है कि कंप्लीट सेंस को कन्वे करने के लिए उसको वर्ड्स रिक्वायर किए हैं, तो ये समझ लें कि मैंने जस्ट इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश की है, लेकिन बेसिक यही है कि अगर सब्जेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है आपको कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, अगर ऑब्जेक्ट को कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और अगर वर्ब है तो वहाँ पे फिर ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है, और इसे हम कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट कहते हैं। यानी अगर किसी जगह पे कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट लिखा हो तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल्स, द गर्ल सीम्स ब्यूटीफुल। अब बेसिकली बात तो गर्ल की हो रही है, लेकिन इस ब्यूटीफुल में और इस ब्यूटीफुल में फर्क ये आ गया कि ये यहाँ पे जो है सब्जेक्ट को डायरेक्टली क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहा है सीम्स को, यानी लड़की नजर आती है। कैसी नजर आती है, खूबसूरत। तो ब्यूटीफुल एक्चुअली वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर ब्यूटीफुल नाउ सेंस रहती है लेकिन सेंस कंप्लीट नहीं है, तो सेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब को एक वर्ड साथ में चाहिए जो कि ब्यूटीफुल है, तो लिहाजा ब्यूटीफुल जो है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। नेक्स्ट देखें, अली लुक्स टायर्ड। अली लुक्स, अली नजर आता है, कंप्लीट नहीं हो रहा मैसेज, इसका मतलब वर्ब को वर्ड चाहिए कंप्लीट मैसेज के कन्वे करने के लिए, तो टायर्ड जो है उसने साथ लगा लिया है, तो अली लुक्स टायर्ड, अली थका हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे बेसिकली टायर्ड जो है ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है या कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट आपने नोट इस हवाले से ज़हन में रखना है, always remember that if the complement is noun it always agrees with the case। हाँ जी, आपको पता है कि नाउन के केसेस होते हैं नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और पॉजेसिव। तो अगर तो आपका जो है कॉम्प्लीमेंट नाउन है, ठीक है, तो ये केस को फॉलो करेगा। केस से मीन्स ये अभी देखते हैं, इफ इट रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, it is in the objective or accusative case, and if it refers to the subject, subjective complement, it is in the nominative case। तो सिंपल है, जो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा क्योंकि वो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। जो आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस में होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इट मीन्स अगर आपका कॉम्प्लीमेंट नाउन है तो वो केस को जरूर फॉलो करेगा। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब के टॉपिक को। इस सिलसिले में हमारी 16th वीडियो है जिसके अंदर हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सब टॉपिक वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को पढ़ रहे हैं, और इसमें भी ये इसका थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हम इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को देखेंगे इन केस ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब।
तो ये जो हमारा मेन टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका ये 16th पार्ट है। ये आपको कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी पूरा टॉपिक जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी अवेलेबल होगा जी। तो अगर हम बात करें इस टॉपिक की कि वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन क्या होता है स्पेसिफिकली फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब, एन इंट्रांजिटिव वर्ब विच रिक्वायर्स अ वर्ड, यानी कि ऐसा इंट्रांजिटिव वर्ब जो कि किसी वर्ड को रिक्वायर करता है। वो वर्ड कौन सा है? अदर देन ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली ऑब्जेक्ट जो है वो तो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ होता ही नहीं है, तो फिर वो कौन सा वर्ब जो है रिक्वायर कर रहा है अदर देन ऑब्जेक्ट जो है वो किसी वर्ड को रिक्वायर कर रहा है टू कन्वे द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन। यानी कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके अंदर आगे जो है ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब है इसके बारे में हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट के बगैर ही कंप्लीट सेंस देता है। लेकिन कुछ जो है इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं ऐसे भी हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो सेंस नहीं दे रहे ठीक है। उसके तो उसमें फिर वो उनको कुछ अजाफी वर्ड्स चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट के अलावा अजाफी वर्ड्स चाहिए अपना मैसेज को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह के इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम कहते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन। टू अंडरस्टैंड दिस फॉलो द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स देखेंगे तो ये आपको क्लियर होगा। द गर्ल लाफ्स, गर्ल मुस्कुराती है। द गर्ल सीम्स, गर्ल दिखती है। हो सीम्स, ये कोई पता नहीं चल रहा कि किस तरह दिखती है। नेक्स्ट है द गर्ल सीम्स ब्यूटीफुल, लड़की खूबसूरत दिखती है। अब जरा इन तीनों पे गौर करें और ये मैंने लिखा है इसको जरा समझें। इन द फर्स्ट सेंटेंस द सेंस इज कंप्लीट ओनली विद द यूज ऑफ वर्ब लाफ। पहले सेंटेंस में देखें, ये हमारा वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब लाफ्स, और इसके बाद कुछ भी इसको नहीं चाहिए, ना ऑब्जेक्ट है ना किसी और चीज़ की जरूरत है, सेंस कंप्लीट है। सेकंड सेंटेंस के अंदर अब द गर्ल सीम्स, अब ये वर्ब जो सीम है ये अकेला मैसेज कन्वे नहीं कर रहा क्योंकि हमें इस सेंटेंस से ये नहीं पता चल रहा कि कैसी दिखती है वो सीम्स। तो बिकॉज द वर्ब सीम इन द सेकंड सेंटेंस द सेंस इज इनकम्प्लीट बिकॉज द वर्ब सीम्स ओनली इज नॉट एनफ टू कन्वे द आइडिया, यानी अकेले ये आइडिया को नहीं कन्वे कर पा रहा। सो इट रिक्वायर्स अ वर्ड ब्यूटीफुल टू गिव द कंप्लीट सेंस एज शोन इन द थर्ड सेंटेंस। सो इसे ये एक वर्ड चाहिए ब्यूटीफुल, ठीक है ना, ताकि मैसेज को ये कंप्लीटली कन्वे कर सके। सच अ वर्ब इज कॉल्ड एज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन एंड द वर्ड विच इट रिक्वायर्स, जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर ब्यूटीफुल इसको चाहिए था कंप्लीट करने के लिए आइडिया, टू कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब आर द कंप्लीशन ऑफ प्रीडिकेट एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। जी, तो अब इस सेंटेंस में ये देखें कि जो वर्ब सीम है ये इसे आप क्या कहेंगे? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन। और ये जो ब्यूटीफुल है, जो अजाफी वर्ड है जो इसको कंप्लीट कर रहा है इसकी सेंस को, तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहेंगे, आर द कंप्लीशन ऑफ प्रीडिकेट कहेंगे। फिर इसको जरा समझें कि ये जो ऐसा वर्ब है जो अकेले मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा उसे हम कहेंगे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन। और जो वर्ड है जो उसकी सेंस को कंप्लीट कर रहा है उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहेंगे, या इसे हम कहेंगे कंप्लीशन ऑफ प्रीडिकेट भी कहेंगे। यानी ब्यूटीफुल को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब भी कहेंगे और कंप्लीशन ऑफ द प्रीडिकेट कहेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी ये मैं आपको बता चुका हूँ। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब का टॉपिक, और इस सिलसिले में ये हमारी 17th वीडियो है जिसके अंदर हम इसी मेन टॉपिक का एक सब टॉपिक वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन को स्टडी कर रहे हैं, और इसका भी ये 4th पार्ट चल रहा है। और वैसे ये तमाम टॉपिक जो है पूरे का पूरा आपको एक कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। अभी हम देख रहे हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन इन केस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन क्या है। तो ये मैंने इससे पहले वाला जो पार्ट है उसके अंदर डिटेल में बता दिया है कि अगर आपको नहीं पता तो आप उसे जो है वहाँ से देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया वीडियो का। Sometimes certain transitive verbs also require a complement in addition to object। अब ट्रांजिटिव वर्ब जो है आपको पता है कि उनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट जो है वही मैसेज को कंप्लीट कर रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी जो है मैसेज कंप्लीट नहीं हो पा रहा होता ट्रांजिटिव वर्ब्स में। तो उन्हें फिर ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं कंप्लीट मैसेज को कन्वे करने के लिए, टू कन्वे द कंप्लीट सेंस, i.e.
टू कंप्लीट द प्रीडिकेशन, यानी ये जो हमने सेंस को कंप्लीट करना होता है इसे आप कह दें कि टू कंप्लीट द प्रीडिकेशन, यानी प्रीडिकेशन को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट के अलावा चंद वर्ड्स की ज़रूरत होती है ट्रांसिटिव वर्ब को। बट इन contrast to intransitive verbs, the complement required here is always objective। जी, जो हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब है उनके बरक्स यहाँ पे जो आप यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट जो है प्रेडिकेशन को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, क्योंकि हमारा जो ट्रांसिटिव वर्ब है उसके साथ हमेशा वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, तो लिहाजा यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना है टू कंप्लीट द प्रेडिकेशन वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा, because transitive verbs always take an object and an object complement। object complement क्या होता है? which describes that object to complete the predication। यानी इन शॉर्ट बात ये है कि ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट तो होता है, लेकिन बाद सिचुएशंस में वो अकेला ऑब्जेक्ट जो है मैसेज को पूरा कन्वे नहीं कर पा रहा होता, तो इसलिए एडिशनल जो है वो वर्ड्स चाहिए होते हैं ट्रांसिटिव वर्ब को पूरा मैसेज कन्वे करने के लिए। तो लिहाजा जो है ये आप इस तरह के वर्ब्स को इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन कहेंगे और ट्रांसिटिव वर्ब्स के हवाले से। तो अब यहाँ इससे पहले हमने इंट्रांसिटिव वर्ब को देखा है, अभी हम बात करें ट्रांसिटिव वर्ब की। तो ये जो सेंस को कंप्लीट करना होता है इसे कहते हैं टू कंप्लीट द प्रीडिकेशन, और जो सेंस कंप्लीट नहीं होती उसे कहते हैं इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन। यानी प्रीडिकेशन को आप ये समझ लें कि बात सेंस की हो रही है, अच्छा ये मैसेज की हो रही है कि पूरा मैसेज को कन्वे नहीं हो रहा। द ज्यूरी, अब यहाँ पे देखें ये ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं सारे, और ये ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी आगे आपको बताएंगे कि ये किस तरह से मैसेज कन्वे नहीं होता है। पहले ऊपर वाले सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। द ज्यूरी डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी, दे इलेक्टेड अली देयर प्रेसिडेंट, फियाज कॉल्ड नेम अ स्किनफ्लिंट, स्किनफ्लिंट होता है कंजूस, द टीचर कंसीडर्ड द स्टूडेंट हार्ड वर्किंग। अब ये तमाम वर्ड्स के अंदर ट्रांसिटिव वर्ब है और मैसेज पूरी तरह से कन्वे हो रहा है, पूरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे देखें, इट इज ऑब्जर्व दैट द सेंस इज इनकम्प्लीट इन द अबव सेंटेंसेस विदाउट एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ये जो मैंने ग्रीन इनके साथ अंडरलाइन किया वर्ड्स को, ये आपके ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। जैसे कि द ज्यूरी डिक्लेयर्ड हिम, अब हिम से आगे गिल्टी है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो गिल्टी हुआ है। दे इलेक्टेड अली क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। देयर प्रेसिडेंट आगे इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। स्किनफ्लिंट जो है ये नेम का जो कि ऑब्जेक्ट है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, नेम है क्या है? स्किनफ्लिंट है। तो इसी तरह स्टूडेंट को कंसीडर किया जा रहा है, क्या कंसीडर किया जा रहा है? हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर हम ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हटा देते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो आप जरा इन सेंटेंसेस की हालत देखें। द ज्यूरी डिक्लेयर्ड हिम, कोई पता नहीं चाह रहा, डिक्लेयर्ड व्हाट, कोई आपको समझ ही नहीं आ रही, सेंस कंप्लीट नहीं है। दे इलेक्टेड अली, उन्होंने अली को चुना, क्या चुना? कोई पता नहीं। फ्याज कॉल्ड नेम, फ्याज ने नेम को बुलाया, क्या बुलाया? कोई पता नहीं। द टीचर कंसीडर्ड द स्टूडेंट, क्या कंसीडर किया है? कोई पता नहीं। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन इसके बावजूद जो है मैसेज जो है पूरा कन्वे नहीं हो रहा। लिहाजा यहाँ पे ज्यूरी, इलेक्ट और कॉल और कंसीडर, ये यहाँ पे क्या है? वर्ब इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन है फॉर ट्रांसिटिव वर्ब, और इनको चाहिए कुछ और वर्ड्स टू कंप्लीट द प्रीडिकेशन या टू कंप्लीट द सेंस या टू कन्वे द कंप्लीट मैसेज और सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो ये जो हैं ये वर्ड जो आपके ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये वही वाले वर्ड्स हैं कि इनके बगैर जो है ये आपका जो है ट्रांसिटिव वर्ब, इसकी प्रीडिकेशन जो है इनकम्प्लीट है, और जब हम इनके साथ ये ऐड कर देंगे तो प्रीडिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब के टॉपिक, और इस सिलसिले में ये हमारी 18th वीडियो है और लास्ट भी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक सब टॉपिक है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन, तो उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि किस तरह से हम काम करवा रहे हैं, तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं। व्यूअर्स, अपने चैनल पे हम कंप्लीट इंग्लिश कोर्स करवा रहे हैं, और उसका तरीकाकार ये है कि जब भी हम किसी टॉपिक को कवर करते हैं तो उसके आखिर में उस टॉपिक से रिलेटेड एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करवाते हैं। इसका आपको डबल ट्रिपल फ़ायदा है, एक तो प्रैक्टिस मटेरियल आपके लिए हेल्थी अवेलेबल होता है, और दूसरा ये सेल्फ टेस्ट है आपके लिए, आपकी सेल्फ एवेल्यूएशन है, ये सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज ही नहीं है। यानी जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसके फ़ौरन बाद जब आप उससे रिलेटेड ये इस तरह की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो है वो तैयारी किस लेवल की है या किस हद तक आपको टॉपिक समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको आंसर्स नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर में। अब तरीकाकार ये कि जब आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, आंसर्स को छुपा लेना है और आपने एक्सरसाइज को हल करना है। अभी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर तो आपके उसके बाद आप अपने रिजल्ट को यहाँ पे दिए गए रिजल्ट के साथ मैच कर लेंगे।
आपका रिजल्ट आपके सामने है, अगर मार्क्स अच्छे हैं तो ठीक है, आगे मूव करें, लेकिन अगर आपका पेपर जो है वो सही नहीं हुआ तो आप फिर पीछे जाकर टॉपिक को दोबारा से समझें। तो अब इसमें ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक यही है, तो ये जो सेंटेंसेस है इनके अंदर आपने ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी। Moreover, mention the object of each transitive verb and the complement of each verb of incomplete predication। जी, तो उसमें ये है कि आपने जाहिर सी बात है, अगर इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, तो अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो उसी के साथ आएगा ना, तो इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आना नहीं है, तो ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसके ऑब्जेक्ट को भी आपने मेंशन करना है कौन सा है। और अगर आपका वर्ब जो है वो इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन शो कर रहा है, यानी कि उसकी सेंस कंप्लीट नहीं हो रही, तो उसमें फिर आपने ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट जो है, यानी इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन का जो सेंटेंस है जिसमें आप पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि अगर ये वाला कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ना हो तो ये जो वर्ब है कोई सेंस कन्वे नहीं करेगा, तो वहाँ फिर आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वर्ब भी वहाँ पे मेंशन करना है। फिर बताता चलूँ, अगर आपको ये इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन और ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब का पता नहीं है तो आप एक्सरसाइज को नहीं सोल्व कर पाएंगे, ना आपको इसको करने की ज़रूरत है, ना फ़ायदा होगा। इन टॉपिक्स का अगर पता है, इनको समझ लिया आपने, तो फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा। इसके अलावा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों हम इसको डिज़ाइन किया है हमने और क्यों हम ये करवाते हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं। तो इस डिटेल में जाने के लिए, क्योंकि हर वीडियो में नहीं जाया जा सकता क्योंकि ये चलती रहनी है, तो मैंने एक वीडियो जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली वीडियो जो पीछे जिसके अंदर मैं डिटेल में ये सारी बातें बता चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर सुन लें। उसमें आपने उस वीडियो के कंटेंट में नहीं जाना, जस्ट आप उसमें अच्छी तरह से सुन लें कि मैं क्या कह रहा हूँ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज के हवाले से और प्रैक्टिस के बारे में। तो इसका तरीकाकार ये है, ये आपके पास सेंटेंसेस हैं, ये आंसर्स हैं। आंसर्स में आपको बता दूँ, जो ट्रांसिटिव वर्ब है उसमें TR लिखा हुआ है, ठीक है, और जो इंट्रांसिटिव वर्ब है उसके साथ IN लिखा हुआ है। और जहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है तो डेफिनेटली उसके साथ आगे वाला उसका ऑब्जेक्ट होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट है यानी इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन है तो फिर वहाँ पे साथ में वो कॉम्प्लीमेंट भी होगा। तो बेसिकली सबसे पहले वर्ब है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है ट्रांसिटिव है या ट्रांसिटिव नहीं, इंट्रांसिटिव है, और अगर ट्रांसिटिव है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या है, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो लिखा जाएगा वरना नहीं लिखा जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर वर्ब इंट्रांसिटिव है तो उसके बाद में जो वर्ड लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर ट्रांसिटिव के बाद एक वर्ड है तो इसका मतलब है वो कॉम्प्लीमेंट है। अगर दो वर्ड है तो उसका मतलब है पहला वर्ड ऑब्जेक्ट है और दूसरा वर्ड जो है ये आपका क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे देखें ना, ये हाइड है, ट्रांसिटिव है, देयर फॉल्ट्स है, इसके बाद आगे जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हाइड है, ट्रांसिटिव और ये देयर फॉल्ट्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे चार है, ट्रांसिटिव वर्ड है, वर्ब है, फिर ट्रांसिटिव है, फिर हिम है और कैप्टन है। तो जहाँ पे चार है तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, यानी फिर समझे, ट्रांसिटिव वर्ब आपने सेलेक्ट कर लिया कि ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद अगर एक वर्ड है तो आंसर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने बाद में टैली करना है तो परेशानी ना हो। अगर ट्रांसिटिव के बाद एक वर्ड है तो ऑब्जेक्ट है, अगर दो वर्ड है तो फिर क्या है, पहला ऑब्जेक्ट है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट है। इन ट्रांसिटिव के बाद अगर वर्ड है तो वो कॉम्प्लीमेंट है वरना नहीं होगा, यानी इन ट्रांसिटिव के बाद अगर वर्ड है तो कॉम्प्लीमेंट है वरना वो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होगा, वर्ब होगा और उसके साथ लिखा होगा इंट्रांसिटिव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तरीकाकार समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।